अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अनीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और जिन मकामात पर होंगे महफूज होंगे। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की और हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो बहुत संगीन है, तशवीशनाक है। पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त एक परेशानी में मुब्तला है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, और जो कि दो दरियाओं से मुंसलिक है, दरियाए चनाब, और अगर हम मुल्तान की बात करें तो दरियाए चनाब से डायरेक्टली मुंसलिक है, और अगर हम बात करें बहावलपुर की तो दरियाए सतलुज से डायरेक्टली मुंसलिक है। अब यहाँ पर मुल्तान के जो आसपास के इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, और बहावलपुर के भी जो आसपास के इलाके हैं, देहात हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वो बुरी तरह इससे मुतासिर हो चुके हैं, इस सैलाब से, इस कुदरती आफत से। और इस वक्त जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से जा चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाखों की तादाद में जो अपना घर खो चुके हैं। लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपने कारोबार खो चुके हैं। अब क्या है कि हज़ारों एकड़ जो है वो रकबा इसमें ज़ेरे आब आ चुका है, सैलाब की जद में आ चुका है, जिसकी वजह से लोगों को तो जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ रहा है। ये वो वक्त है जहां हमें अपने मुल्क के साथ खड़े होना है, अपनी कौम के साथ खड़े होना है, क्योंकि इस वक्त जो है वो डिज़ास्टर बहुत बड़ा है। हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है और इंडिविजुअली जो हमारी सोशल वेलफेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, लेकिन ज़रूरत इस वक्त ये है कि हम फ़र्दन आगे आएँ और जो हमारे मुतासरीन हैं, सैलाब मुतासरीन हैं, उनकी मदद करें। जिस वक्त आपको अपडेट देते चलें कि दरियाए चनाब में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर कल तक जो पानी की सतह थी वो 413.6 के करीब थी, जबकि आज की अगर हम बात करें तो 412.8 पर जो है वो गेज पानी का है। इससे ये जाहिर होता है कि हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी में काफ़ी हद तक कमी देखने को नज़र आ रही है। एक तरह से ये खुशखबरी भी है, अच्छी बात भी है कि हमें हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी में काफ़ी हद तक कमी नज़र आई है। इसकी वजह से जो वहाँ पर बंद लगाया गया था और बंद को मजबूत बनाने के लिए जो पत्थर बड़े बड़े लगाए गए थे उनको आज जो है वो उठाना शुरू कर दिया है। यानी पानी में काफ़ी हद तक कमी देखने को नज़र आ रही है दरियाए चनाब हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर। वहाँ पर जो रोड थी, जो पुल था, उसको हैवी ट्रैफिक के लिए तो भी फ़िलहाल बंद किया गया है, लेकिन जो वैसे नॉर्मल ट्रैफिक है और लोगों का आना जाना है वो हेड मोहम्मद वाला के मकाम से जारी है इस वक्त। और अगर हम बात करें शेरशाह के मकाम की, तो शेरशाह पुल और शेरशाह बंद को जब ब्रीच करने का फ़ैसला किया गया था, ये गुज़िश्ता 2 रोज़ की बात है, तो अभी तक ब्रीच नहीं किया गया, जिसकी वजह से आवाम भी जो है वो काफ़ी हद तक हमें परेशान नज़र आती है। लेकिन ब्रीच करने का फ़ैसला क्यों नहीं जब किया गया तो उसको मुअत्तल कर दिया गया फ़िलहाल, क्योंकि शुजाबाद और बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनको बचाना भी था, बहुत सारे शहर थे जिनको बचाना भी था। लेकिन जो है इस वक्त सूरत हाल शेरशाह के मकाम पर जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि पानी अभी तक अपने क्रिटिकल पॉइंट पर है, वो उससे नीचे नहीं आ रहा। तो वहाँ पर तबाही जो है सैलाब की वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जारी है। और अगर हम बात करें जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर जलालपुर पीरवाला शहर को भी खाली करवा लिया गया है, तो कल 4 हेलीकॉप्टर्स जो है वो रेस्क्यू के लिए जलालपुर पीरवाला में कल आए हैं और उन्होंने लोगों को रेस्क्यू भी किया है। इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। लोगों के घर, कारोबार, हर एक चीज़ इस वक्त डूब चुकी है, सैलाब की नज़र हो चुकी है। तो इस वक्त जो सूरत हाल से जनूबी पंजाब दो चार है वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक है, और आपको मुसलसल जो है वो हम लेटेस्ट अपडेट से भी आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब अमार सिद्दीकी साहब, जो कि अमीर जमात इस्लामी मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं गोहर रहमान शेख, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गोहर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से जो पूरे मुल्क की कौम है वो इस वक्त परेशान है।
और यकीनन हमारे लिए भी काम करना, शो करना, फिर आप लोगों के साथ एंटरटेनमेंट भी शेयर करना ताकि लोगों का जो किसी हद तक स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके, मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त हम ना सिर्फ मेंटली फ़िज़िकली लोग अफेक्टेड हैं, बल्कि हम यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी मुल्क व कौम का एक सबसे बड़ा असासा है एग्रीकल्चर, जो कि इस वक्त हमें तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। तो गौहर, मुझे बताइएगा कि कल जो जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल थी, उसके बारे में हमें कोई आगाही दीजिए कि इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। जलालपुर पीरवाला शहर को भी खाली करवा लिया गया है, तो इस वक्त क्या लोगों की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी तक भी जारी हैं? अलीज़े, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया, और हम मुसलसल इस मौजू के ऊपर आपके प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। और बात यही हो रही है जो हमने अब तक की है कि जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है। अब जो आप और हम बात किया करते थे, हम 4 प्रोग्रामों में ये बात कर रहे हैं। जब रावी से पानी चला था, जब चनाब की तरफ आया था, तब भी हमने ये बात की थी कि क्राइसिस बड़ा है, हुकूमत को उसको उस तरह से ही डील करना चाहिए। लेकिन अब महसूस होता है कि इस बात को किसी सतह पर जिस तरह से संजीदा लेना चाहिए था, उस तरह से नहीं लिया गया। अब उस क्राइसिस को संजीदा उस लेवल पर, उस सतह पर नहीं लिया गया। तो ये अब मैं आज आपके लिए एक और अपडेट लेके आया हूँ कि ये अब हम क्राइसिस से निकलकर इंसानी अलमिया की तरफ चले गए हैं। जो जलालपुर पीरवाला है, मैं उसकी सूरत हाल बताऊँ आपको, बहुत क्रिटिकल है। और जलालपुर पीरवाला का मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं, तो जलालपुर पीरवाला की तकरीबन ऑलमोस्ट कोई आबादी 6.5 लाख के करीब है, जिसमें से 1.5 लाख के करीब, 2 लाख भी आप लगा लें, वो शहरी आबादी है, और 4-4.5 लाख लोग जो है वो दही आबादी के ऊपर। ये 80 किलोमीटर्स का रेडियस है, देहात के ऊपर मुश्तमिल है। आपको जलालपुर पीरवाला में, आप सिटी में जाएंगे तो आपको एक रोड नज़र आएगा, मेन रोड, और उसके 2 साइडों पे बाजार है, छोटा सा बाजार होता है, जिस तरह से जिस तरह छोटे शहरों में होता है, जिस तरह छोटे शहरों में से होता है। तहसील है मुल्तान की। तो अब तक तकरीबन 80 किलोमीटर का रेडियस है जहाँ पर ये सैलाब की ज़द में आ चुका है। और 80 किलोमीटर, हाँ, ये तकरीबन कोई अंदाजे के मुताबिक इसमें जो सैलाब के इफेक्टीव हैं वो तकरीबन उनकी तादाद जो है वो 4-4.5 लाख के करीब है। और ये जो अफेक्ट हो चुके हैं, जिनके माल, जिनके सब कुछ उसमें आ चुका है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बात है, अलमिया के हवाले से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि अलमिया कितना बड़ा है। अभी तक जो हमारे साथ डिवीजनल इंतज़ामिया ने, कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने हमारे साथ जो फिगर शेयर किए हैं, उसके मुताबिक अब तक तकरीबन कोई उसमें से 2.25 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब लोगों को, उनके फिगर्स हैं, ये सरकारी फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्क्यू किया जा चुका है। तो इसके बावजूद अभी भी आप मैक्सिमम रेस्क्यू ऑपरेशन को भी लगाएं आज की डेट तक की, क्योंकि ये कल का डेटा है, हमारे पास रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तकरीबन को 1.5 लाख लोग इस डेटे में मिसिंग हैं। वो 1.5 लाख लोग कहाँ हैं? वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस वक्त पानी में मौजूद हैं, उनके घर मौजूद हैं, जिनको रेस्क्यू करना है अभी। और पानी यहाँ पे एक सवाल ये भी तो उठता है ना, जब हुकूमत ने ऐलानात कर दिए कि आप इस शहर को फौरी तौर पे खाली कर दें, तो लोग इस बात को पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। लोग समझ रहे कि शायद जिस तरह 2 साल पहले थोड़ा सा पानी आया था और वो गुजर गया था, हम इसी तरह जो है वो बच जाएंगे। लेकिन हुकूमत अभी भी ऐलानात का सिलसिला जो है वो जारी है जिन मकामात पर क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन आवाम जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आप समझ लें, और ये सामीन के लिए भी है, वो यही है कि जो ऐलानात हो रहे हैं वो शहर में हो रहे हैं। ये मैं आपको वो एरिया बता रहा हूँ जहाँ पर पानी आने के बाद हुकूमत ने, इदारों ने रिस्पॉन्स किया। ये 80 किलोमीटर का रेडियस, अब यहाँ से लोगों का निकलना दुश्वार है। और जो वसाइल थे, जो इनिशली जो हमारे पास अपडेट थी, वो रेस्क्यू के पास कोई 25 के करीब बोट्स थी। अभी मैंने ये देखा कि आपने इंट्रो में बताया कि हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह, मैं इंतज़ामिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इंतज़ामिया के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मुसलसल जुड़े हुए अपडेट्स में। इंतज़ामिया इन 2 पॉइंट्स के ऊपर स्टिक हो गई, फंस गई कि इसको ब्रीच करना है या नहीं करना। तवज्जो इन 2 पॉइंट्स पर थी, बिल्कुल 2 जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर इंतज़ामिया ने पूरी अपनी तवज्जो मरकूज कर दी। और पानी अपना, वो कहते हैं ना, रास्ता बनाता है। और जलालपुर पीरवाला को 2 जगह से पानी ने हिट किया है, एक सतलुज से भी हिट किया है और एक चनाब ने भी हिट किया है। तो दोनों दरियाओं ने हिट किया है। तो एकदम से इंतज़ामिया के पास, क्योंकि यहाँ पे भी शहर को भी बचाना था, तो इंतज़ामिया फैसला नहीं कर पाई कि उसने ब्रीचिंग कैसे करनी है, कब करनी है। जो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने बताया कि 417 वाला, उस स्टैंडर्ड ने ही मेरे ख्याल से उन्हें कंफ्यूज कर दिया। ना मुझे लगता है कि उस स्टैंडर्ड तक पानी जाना है,
ना वो ब्रीचिंग हो हो पाएगी। और इंतज़ामिया इस वक्त जो है, अब वो ब्रीचिंग जो आप कह रही हैं कि ब्रीचिंग क्यों नहीं हो रही, सवाल अब लोग ये भी कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रही कि क्योंकि अलमिया जो है वो बढ़ चुका है, पानी अपनी जगह बना चुका है। अगर आप यहाँ पे ब्रीचिंग करते हैं तो आपको तमाम मशीनरी को एक दफ़ा फिर से शुजाबाद की तरफ शिफ्ट करना होगा, एक दफ़ा फिर से आपको मुजफ्फरगढ़ की जानिब शिफ्ट करना होगा। तो अभी मेरे ख्याल से इंतज़ामिया ने एक, हमने देखा है कि उस शरीफ के उधर भी जो है वो शिगाफ वगैरह डाला है, पानी का बहाव वो उस तरफ से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग जो हैं वो हुकूमत से बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नाउमीद नज़र आ रहे हैं। लोगों को बहुत सारे आप इंटरव्यूज़ उठा के देखें, बहुत सारी रिपोर्ट्स उठा के देखें आप, तो लोग जो हैं वो इस वक्त आम आवाम देखें, ये वो लोग हैं देहातों के, कस्बों के, जिनको नॉलेज नहीं होता, जिनके पास इंफॉर्मेशन की रसाई जो है उतनी आसान नहीं होती जितनी कि शहरियों तक होती है। वो लोग बैठ के गिला कर रहे हैं हुकूमत से कि जब बर वक्त ब्रीचिंग ना होने की वजह से हमारे नुकसानात में इजाफा कर दिया। बिल्कुल, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्निकल कमिटीज़ ने कहीं ना कहीं तो लैक किया, ये मानना पड़ेगा आपको। आपने अपनी चारों साइडें डबो दी, आपने जलालपुर पीरवाला को डबो दिया, आपने किसी और एक को भी सेफ नहीं किया। बनगोसन है आपका, वो डूबा हुआ है, आपकी पूरी सदर की तहसील ये सूरज मियानी से आगे अराउंड वो डूबी हुई है, शेरशाह से आगे चले जाएं आपका वो डूबा हुआ है। अब शुजाबाद है, शुजाबाद के भी मैं कल देख रहा था, यहाँ पे उनके असिस्टेंट कमिश्नर थी, उन्होंने डाटा शेयर किया है, वो हमारे पास भी आया है, तकरीबन कोई 27 मौजाजात इसके डूब गए, शुजाबाद के डूब गए। तो इंतज़ामिया के लिए भी अब ये समझ नहीं आ रही कि जो फैल चुका है, वो जो स्केल है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। इंतज़ामिया के पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन लोग इस वक्त जो लोगों को इस वक्त एक चीज़ समझ आ रही है कि जान बची सो लाखों पाए। लोग कह रहे हैं हमें बचा लें, हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं। देखिए, लोग तो मर रहे हैं, लेकिन आप वो भी तो देखें ना, हम ऐसा मुल्क हैं जहाँ पे जो 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे मुल्क के लिए क्या रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो है वो इतना आसान हो पाएगा कि जहाँ करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में आवाम का नुकसान हो गया हो, और फिर वो भी सिर्फ बर वक्त फैसला ना लेने की वजह से। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है। ये नुकसान तो जो असल इसके फिगर्स हैं वो तो फिर सामने आएंगे जब ये पानी उतर जाएगा। लेकिन पानी जितना इस वक्त फैल रहा है, इस वक्त जो नुकसान है जो नज़र आ रहा है वो वाकई बहुत बड़ा है। वो इंसानी जानों के हवाले से भी हो, वो माल के हवाले से भी हो। देखिए, हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है, हमें तो बर वक्त फैसले लेने की ज़रूरत है। हमारी टीम्स 24/7 एक्टिव होने की ज़रूरत है कि जो भी हो सूरत हाल हमारी 24/7 नज़र होनी चाहिए, हर जगह हर मकाम पर हमारी टीम्स एक्टिव होनी चाहिए ताकि बर वक्त फ़ैसला लिया जाए और जितना पॉसिबल लोग हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। लेकिन अलीज़े, हम प्रोग्राम में जो इंतज़ामिया के एफर्ट्स हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर बिल्कुल सकते। मैंने आमिर करीम खान को देखा है, कमिश्नर है मुल्तान के, वो किस तरह से पानी के अंदर उतरे हुए बैठे हुए हैं और वहाँ पे दिन रात अपना गुजार रहे हैं। जलालपुर पीरवाला हो, शेरशाह हो, इसी तरह से वसीम हामिद सिन्नू हैं, और इसके साथ ही हमारे CPO हैं डोगर साहब हैं, वो खड़े हैं यार, पूरी रात काम करें। आप उनकी आंखें देखें, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हमें अपर लेवल से काम करने की ज़रूरत है। वही बात है कि डिज़ास्टर बहुत बड़ा है, क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत भी मुझे लगता है कि इस वक्त शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमें नुकसानात इतने ज़्यादा हो जाएंगे। बस वो डिज़ास्टर के हवाले से जो एस्टीमेशन थी ना वो सही नहीं हो सकी, और अब जो है वो यही है कि लोगों को बचाया जाए और लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त जाने ज़रूरी हैं। इस पे कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, मैं उनको आप देखें वो बड़े एक्टिव हैं और वो वहाँ पर वक्त भी गुजार रहे हैं और लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी। और पंजाब हुकूमत भी एक्टिव हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने, CM पंजाब ने 2 विजिट्स आपके सामने यहाँ पर कर लिए हैं, मुल्तान का भी किया है, रात कल उन्होंने जलालपुर का हेलीकॉप्टर के ज़रिए जायज़ा लिया, लोगों से मुलाकात भी की है। इसके साथ साथ इस वक्त की मैं ग्राउंड सिचुएशन आपको बताऊं तो 3 मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है गोहर, आपसे इसी मौजू पर बात करेंगे, जानेंगे कि कल CM पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने विज़िट भी किया है मुल्तान का, और मुल्तान से अफेक्टेड जितने भी इलाके हैं उनका भी, तो उन्होंने ऐलानात क्या किए हैं, मज़ीद तफसीलात क्या थी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बर ये है, लेटेस्ट अपडेट से आपको आगाह करते चलें कि इस वक्त हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर आज जो चीज़ नोटिस की गई है वो ये है कि पानी में
कमी आना शुरू हो गई है। जो मैं आपको पहले बता रही थी कि शेरशाह के मकाम पर भी क्रिटिकल पॉइंट पे पानी है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को आई है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है क्योंकि पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। वाटर फ्लो जो है वो इस वक्त काफ़ी उसकी रफ्तार तेज़ है, जिसकी वजह से ख़तरा अभी टला नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो बताया जा रहा था कि मुल्तान शहर को ख़तरा है, अब मुल्तान शहर की जो आबादी है वो सुकून का सांस ले, क्योंकि मुल्तान शहर को इस वक्त जो है वो ख़तरा नहीं है, क्योंकि पानी में काफ़ी हद तक कमी देखने को आ रही है दोनों मकामात पर। इस वक्त जो सूरत हाल ख़राब है वो जलालपुर पीरवाला में है। वहाँ पर जो लोग रेस्क्यू किए जा रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर खैमों की कमी है, वहाँ पर टेंट्स की कमी है, वहाँ पर बहुत सारी सोशल वेलफेयर्स जो हैं वो भी आगे आ रही हैं। लेकिन इस वक्त हमें एक अच्छी कौम होने का, बाहिम्मत और बाहौसला कौम होने का हमें सबूत देना है, और उस मकाम पर कोशिश करें, आप वेलफेयर्स के साथ ताउन करें, आप कोशिश करें इंडिविजुअली, अगर आप जाना चाहते हैं आप इंडिविजुअली वहाँ पर जाएँ और खैमों का जो है वो बंदोबस्त वहाँ पर किया जाए। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ सुहेब अमार साहब मौजूद हैं, सर मुझे बताइएगा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुल्तान का दौरा भी किया है, तो क्या ऐलानात किए हैं उन्होंने? जी बहुत शुक्रिया अलीज़े। इस वक्त तो सबसे पहले मैं बात यहीं से शुरू करूँगा, जो गौहर ने बात की वो बहुत ही सही दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब किया कि इस वक्त जलालपुर पीरवाला में इंसानी अलमिया रूनुमा हो चुका है। बिल्कुल। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, ये तो पाकिस्तान का इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के 57 डिस्ट्रिक्ट मुतासर हैं इससे, बिल्कुल, यानी यूँ कह लें कि आधा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। और हमारी अगर हम मुल्तान की बात करें तो हमारी ये जो 152 किलोमीटर की पूरी पट्टी है दरिया के साथ साथ, ये पूरी की पूरी कोई मुल्तान तहसील सदर के 49 मुआज़े हैं, 27 मुआज़े शुजाबाद के हैं और जलालपुर पीरवाला के 50 मुआज़े हैं। और अब बात उससे ज़रा बढ़ गई है। शहर भी आलमोस्ट इस वक्त एक ख़तरे की सिचुएशन से दो चार है, तो वहाँ ये डिस्टर्ब हैं। इसमें पहले दिन से हाफिज़ नईम साहब ने जमात इस्लामी के वर्कर्स को ये हदायत की कि आपने अलखिदमत के वॉलंटियर्स बन के काम करना है और अपनी तमाम तर एनर्जीज़, तमाम तर तंजीमी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दी इस फ्लड रिलीफ की एक्टिविटीज़ के लिए करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मुल्तान में शेरशाह बंद के साथ एक खैमा बस्ती इस्टेब्लिश की है, जहाँ पर इस वक्त कोई 400 अफराद मौजूद हैं, उसको भी हम बड़ा कर रहे हैं। वहाँ हम उनको खाना दे रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ उनके साथ बच्चों का प्ले एरिया इस्टेब्लिश किया है, वहाँ हमने बच्चों के लिए स्कूल, ताकि बच्चों की एजुकेशन का कोई हर्ज ना हो, तो ये हमने किया है। और साफ़ पानी, फ़िल्टर्ड पानी उनको वहाँ पर मुयस्सर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने जलालपुर पीरवाला में भी एक खैमा बस्ती की है। ठीक है। उसमें तकरीबन इस वक्त तक 500 लोग आ चुके हैं। यही सारी सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर प्रॉपर एक मोबाइल हेल्थ यूनिट, डॉक्टर्स की टीम वहाँ मौजूद है और उनके साथ साथ उनको मेडिसिन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और एक अच्छे ऑर्गेनाइज वे में, एक रिस्पेक्टेबल वे में उनको दे रहे हैं। तो इस वक्त जो बड़ा अलमिया जो है जलालपुर पीरवाला में वो रेस्क्यू का है। और ये एक बात ठीक है कि इस वक्त बड़ी, ये कोई 80 किलोमीटर की पट्टी है जहाँ पर दूर दूर तक, और वहाँ पे ज़ाहिर है कि रेस्क्यू वो लोग कर सकते हैं जो बहुत अच्छे से इसकी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। अच्छा सर, इसी हवाले से 2-3 वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आई और हमें देखने को मिली कि 2-3 बोट्स जो थी वो डूब गई और देखें वहाँ पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, वहाँ से लोगों की जान का जो है वो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये क्या मामला है, क्यों बोट्स डूबी? देखिए, एक मामले में तो जान का नुकसान भी हुआ, एक खातून और 4 बच्चे भी, उनकी भी डेथ हुई, पहली जो बोट डूबी। और उसके बाद देखिए इसके 2-3 अहम चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। एक तो सब ने, जितने लोग आप रेस्क्यू कर रहे हैं और जो उसमें मौजूद हैं, वो लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। ठीक है। जो पहली बोट का इंसिडेंट हुआ वहाँ पर ज़ाहिर एक इंसानी अलमिया, और हमें, मतलब मैं इस वक्त कहूँ तो मेरा मोबाइल मैसेजेस से भरा हुआ है, लोग बच्चों की तस्वीर भेज रहे हैं, वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इतनी दूर फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकालें। और कोई एक मगरब में 15-20 किलोमीटर के फासले पे कोई दूसरी साइड पे, कोई तीसरी साइड पर है, तो लाइफ जैकेट्स होना ज़रूरी है। तो उन्होंने रेस्क्यू 1122 की टीम ने, ज़ाहिर है कि इस तरह का फॉलोअप था, उन्होंने इसको किया। उसमें ज़ाहिर एक खातून 4 बच्चों के साथ थी, उनकी लाइफ जैकेट्स नहीं थी। और फिर ये होता है कि इसको आपने सूरज गुरूब होने से पहले ये काम करना है, रेस्क्यू करना है। और ये हुआ परसों में जलालपुर पीरवाला में था, तो सूरज गुरूब हो चुका था, तो अब वहाँ पे लोग जमा थे, वो कहते थे बस आप करें,
बचाएं हमें। हमारे लोग तो फंसे हुए हैं, कुछ लोग बाहर आ चुके थे, बच्चे उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर थे, तो उनकी अब बार बार एक ही डिमांड थी कि आप भेजें। हम उन्हें कह रहे थे कि हम फजर के वक्त, फजर की नमाज के बाद स्टार्ट कर लेंगे, हम अभी नहीं कर सकते। जो इसका एक तो वो वजह बनी। दूसरी बहरहाल ये मामला है कि ये जो एरिया होता है ये आम दरिया में बोट चलाने की निस्बत ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये आबादी का एरिया होता है, इसमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, और इसको बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवर्स इनको चला सकते हैं। तो इसके लिए अब आपने पूछा था तो मैं बता दूं कि हमारी रेस्क्यू की जो ख़ास ट्रेन टीम है अलखिदमत पाकिस्तान की, वो इस वक्त यहाँ पर आ चुकी हैं। पहले तो यहाँ के हमारे जो रज़ाकार थे, वॉलंटियर्स थे, यहाँ के लोग कर रहे थे। अब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने स्पेशली सेंटर से जो टीमें थीं जो पहले केपी में ये काम कर रही थीं और दीगर जगहों पे कर रही थी, पहले हमारे पास यहाँ पे 4 बोट थी, अब मज़ीद बोट्स भी आ रही हैं और मज़ीद टीमें भी आ रही हैं जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और वो अब दिन रात यही काम करेंगे जो उसके ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं कि वो लोगों को रेस्क्यू करें। ठीक है, तो सर क्या ऐलानात किए हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने? देखें जी, एक तो मामला ये है कि हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं अलखिदमत फाउंडेशन के तहत, उसके एक लिमिटेड वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। हम 3-4 दायरों में काम कर रहे हैं। एक तो ये जितने फ्लड से मुतासर लोग हैं उनकी हेल्थ का इश्यूज़ हैं, मेडिकल कैंप्स हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आप साहब ने ये हिदायत की है कि ये इसका पूरी इस पट्टी पे एहतमाम किया जाए। ठीक है, एम्बुलेंसेस हमारी मुसलसल मूव कर रही हैं। ठीक है, और वो ये मोबाइल हेल्थ यूनिट मूव कर रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हम 2 खैमा बस्तियाँ बना चुके हैं, मज़ीद इस साइड पर जो हमारा ये बंद बोसन वाली और अकबर बंद वाली साइड है, यहाँ पर भी प्रॉपर खैमा बस्तियाँ हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन लोगों को हम तकरीबन इस वक्त 3000 लोगों को रोज़ाना खाना फ्राहम कर रहे हैं। जो पका कुक्ड फूड है उनको पका पकाया खाना फ्राहम कर रहे हैं, उसकी तादाद में भी इजाफा करने जा रहे हैं जितनी हमारे वसाइल इजाज़त देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हाफ़िज़ साहब ने इस बात को एड्रेस किया है कि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, ठीक है कि हम फ्लड को कहें कि ये फ्लड एक आसमानी आफत है, लेकिन ये भी तो हकीकत है ना, इसके पीछे हमारी नाअहली है, हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है। यही मैं पूछना चाह रही थी। एक बड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन जाहिर सी बात है आवाम जानना चाहती है कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पीछे वजह क्या है, ज़िम्मेदार कौन है? देखें जी, एक तो इसको आप जब कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंज है, कौन ज़िम्मेदार है? ये अगर मुल्तान ही की आप बात करें, जो इतनी बड़ी तादाद में बग़ैर किसी प्लानिंग के हाउसिंग कॉलोनीज़ बने, बिल्कुल बने हैं, बाग ख़त्म हुए हैं। आप और सर ये दरियाए चनाब वाली पट्टी की बात कर रहे थे ना, आप यहीं देखें जी, ये हेड मोहम्मद वाली आप रोड पे जाके देखें कितनी क्या क्या रेस्टोरेंट्स और क्या क्या चीज़ें दरिया के करीब बन गई और क्या वो नुकसान नहीं थी? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये अगर ये जितनी हाउसिंग कॉलोनीज मुल्तान के इर्द गिर्द बन चुकी हैं, ये सारी की सारी जब तक मुकम्मल आबाद हो जाएंगी तो मुल्तान का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। और ये दूसरी बात जो हाफिज़ साहब ने मुखातिब की कि ये जो दरिया की गुजरगाहों पे कॉलोनीज़ के एनओसी किसने जारी की है, किसने जारी उसको चेक करना चाहिए ना जी। और ये बात बड़ी अहम है कि आप ये जो पूरा काम कर रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू का काम है, चाहे रिलीफ का काम है, इसको बर वक्त एड्रेस नहीं किया गया। ठीक है, that was my point। और तीसरी बात यह है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम आप, यानी अरबों रुपए इस वक्त पंजाब हुकूमत आप इश्तिहारात पे लगा रहे हैं, ठीक है जी, आप अपने फ़ोटो पे लगा रहे हैं, हर चीज़ पे आपका फ़ोटो है। अब तो कोई साफ़ सुथरा पंजाब है, उस पर भी CM साहबा का फ़ोटो है। तो आप इतना पैसा अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने पे लगा अच्छा, देते, हमें उन तस्वीर से मसला नहीं है। लोग आवाम कहती है जी इश्तहारात से मसला नहीं है, मार्केटिंग से मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब वो चीज़ें मुकम्मल तौर पर हो रही हैं तो जो अवामी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो भी मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। अवाम टैक्स दे रही है, इश्तिहारात के लिए नहीं दे रही ना, अवाम अपनी सहूलियात के लिए दे रही है। एक मज़ेदार बात बताऊँ मेरे अभी गोहर, आप भी सुनिएगा ज़रा। कल मैं जा रही थी ऑफिस से वापसी पे और ड्राइवर था, मैं एक ड्राइवर के साथ जा रही थी, तो उसने कहा कि मैडम आप टीवी चैनल में काम करती हैं? मैंने कहा जी करती हूँ। कहता है मैडम क्या ये हमारा राइट नहीं है कि हमारी रोड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए? मैंने कहा नहीं, आपका राइट है। तो उसकी बातें सुन के आप यकीन करें सुहेब साहब, मैं हैरान रह गई। वो कहता है हम टैक्स पेयर हैं और हमें इतना हक नहीं है कि हम एक साफ़ सुथरी और अच्छी सड़क पर गाड़ी चला सकें।
आप देखें कि हम बहुत मुतासर हो रही है, हम जिस गाड़ी पे ख़र्चा कर रहे हैं हमारी वो गाड़ी मुतासर हो रही है, बहुत सारे मसाइल का हमें सामना है। हम अगर टैक्स पेयर हैं तो हमें ये अच्छी रोड्स क्यों नहीं मिल रही? मैं हैरान हो गई बात सुन के उसकी। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है कि हम फ्लड पे बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ये बात आ गई मैं आपसे शेयर करूँगा। मुल्तान पूरे का आप मूव करती हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। अच्छा, जहाँ से सड़क टूट गई है वहाँ से दोबारा नहीं बनती, साल क्योंकि साल नहीं अच्छा बनती। क्यों नहीं बन रही? उसकी वजह ये है कि NFC अवार्ड के तहत और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को तो उनके राइट्स मिल गए, लेकिन क्या सूबाई गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट्स बनाई हैं? 2015 में आपके आखिरी यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए और उसके बाद अब 10 साल गुजर गए, कोई हुकूमत आई है, PTI की आई है, नून लीग की आई है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के? कमिश्नर साहब हैं। और आप मुल्तान की जो सड़क आपकी 10 साल पहले 15 साल पहले तबाह हो गई है, तो वो बस हो तबाह गई ही खड़ी है। हाँ जी। एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा सैयद साहब, सवाल मेरा वही था कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि इसका तो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक तो एनवायरमेंटल चेंज पे हमें देखना चाहिए कि आखिर इस पर क्यों काम नहीं हुआ, बट वक्त प्लानिंग्स क्यों नहीं की गई, और ये जो दरिया की गुज़रगाहों पे हाउसिंग स्कीमों की परमिशन किसने दी है, और ये जो बिल्डर और प्रॉपर्टी माफिया है इसको किसने सपोर्ट किया है? बिल्कुल। कौन सी ब्यूरोक्रेसी थी, कौन से जजेस थे, कौन से जर्नल थे, किसने आखिर इनको सपोर्ट किया? और इसके साथ साथ इसके लिए अभी तक, यानी अभी भी होगा, फ्लड आया है, कुछ रिलीफ का काम होगा, कुछ ऐलानात होंगे, कुछ काम होगा, फिर हम दोबारा फ्लड आने का इंतज़ार करेंगे। हर 1-2 साल बाद फ्लड आता है, उसके बाद ऐलानात होते हैं, उसके बाद जायज़ा कमीशन बनते हैं और एंड पे दोबारा फिर वही आता है। और उस तरह इंसानी जान का भी ज़्यादा होता है, लाइफ स्टॉक का जो इतना बड़ा ज़्यादा है, यहाँ की फसलें जितनी तबाह हो गई हैं, इस तरह तो जो फसलों का नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा। देखें ना, जनूबी पंजाब तो है ही ज़री एरिया, यहाँ की ज़राअत अमलन इस वक्त जनूबी पंजाब के 12 अजला में से 7 अजला में सैलाब है, और जनूबी पंजाब का पूरा जो ज़री एरिया है वो तबाह हो चुका है। और तमाम तरह की फसलें, पहले हुकूमत ने जो इनको गंदम का हशर नशर किया था, प्रॉपर इनको किसान को तो वैसे ही तबाह कर दिया गया था, अब रही सही कसर लोग बेचारे इसीलिए तो रो रहे हैं क्योंकि हमारे जनूबी पंजाब में जो लोग रहते हैं उनका 90% जो ज़रिया है मौश है वो फसलों के ज़रिए ही है, ज़राअत के ज़रिए है। उनकी तो वो फसलें भी बाकी नहीं रहीं, वो बेचारे रो इसलिए रहे हैं, चले नुकसान तो जो होना था वो हो गया, हमारी फसलें डूब गई हैं, अब हम घर दोबारा खड़े कैसे करेंगे? लाइफ स्टॉक का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ा नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है वो उनका एक बड़ा ज़रिए आमदन था, वो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। यानी ये तो रिकवर करते हुए हमें बहुत वक्त लगेगा, हाँ जी, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमतें और हमारी इंतज़ामिया और हमारी ब्यूरोक्रेसी होश के नाखून लेगी? क्या कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी? क्या इस पर कोई वर्किंग की जाएगी? सर, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो तभी कर लेनी चाहिए थी जब 2010 या 2012 में, आई थिंक 2010 में फ्लड आया था, फिर 2014 में फ्लड आया था, फिर 2022 में फ्लड आया। लेकिन 2010 का जो फ्लड था तो बड़ा खतरनाक था, खतरनाक फ्लड। आप देखें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो तभी हो जानी चाहिए थे। फिर गालबन इन्हीं सालों में जापान में जो थी वो एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें उन्होंने बता दिया गया था, पेशन गोई कर दी गई थी कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले 10 से 12 सालों में बहुत बड़े डिज़ास्टर से गुजरने वाला है, और वो भी सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तान के पास दरख्तों का कोई मयार नहीं है, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जो है। और तब भी जापान में होने वाली कॉन्फ्रेंस और रिसर्च जो प्रोग्राम था उसमें भी यही बताया गया था कि जी पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से डिज़ास्टर्स आएंगे इतने। देखिए, जो टिम्बर माफिया है, जो अरबों रुपए मालियत के दरख्त केपी में काटे गए हैं, बिल्कुल, और ये जो हाउसिंग कॉलोनीज़ के लिए काटे गए हैं। मुल्तान में तो पहले ही गर्मी इसलिए कि आप मुल्तान को देखें, मुल्तान तो कंक्रीट का शहर है जी, तो अगर मुल्तान के इर्द गिर्द जो बागात थे वो भी ख़त्म कर दिए गए, ठीक है। तो हम इसके ज़िम्मेदार हर एक, हम बहुत सारा कुछ कहते हैं, हम कहते हैं कि हमें बीइंग ए सिटीज़न हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं। देखें, अगर हम अलखिदमत की बात करते हैं तो शहरियों की ऑर्गेनाइजेशन है ना। देखें, मेरी जो बात है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सा है कि देखें, जब आपको पता चला कि ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, सेफ सिटी के नाम से बहुत सारी चीज़ें आ गई, कैमराज नस्ब कर दिए गए,
हम टेक्निक्स और चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं ना, लेकिन जब हमें पता था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना बड़ा डिज़ास्टर हमें लेके आने वाला है, तो हमने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स क्यों नहीं की। तो ये सवाल जो है वो हर शहरी और हर इस कौम के जो लोग हैं, हर इंसान के दिमाग में इस वक्त जो है वो यही सवाल है, हर इंसान की ज़बान पर भी इस वक्त यही सवाल है कि क्यों जो है वो हुकूमत ने बर वक्त फ़ैसले नहीं लिए। अच्छा गौहर, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त कल की अगर हम बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब का हंगामी दौरा हुआ, इमरजेंसी उन्होंने मुल्तान का और मुल्तान के इलाके जो इस वक्त मुतासिर हैं, ख़ुसूसन जलालपुर पीरवाला का, तो क्या ऐलानात किए गए इनकी जानिब से? मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ एक दफ़ा फिर से अचानक हंगामी दौरा किया है, फ़िज़ाई तौर पर जायज़ा लिया है, मुल्तान का और शेरशाह के मकाम का भी जायज़ा लिया है, जलालपुर पीरवाला का भी लिया है, और अब उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी सामने आने लगे हैं। जो हम बात करें ना कि ज़िम्मेदार कौन है, किसने इतना बड़ा अलमिया होने दिया, किसने मिस रिपोर्टिंग की, इसकी मिस रिपोर्टिंग एक तो बात आती है ना, रिपोर्टिंग आती है जब भी, हाँ। तो वो रिपोर्टिंग हमारे वाले से होती है, जर्नलिस्टों ने भी किया। हाँ। तो ये एक रिपोर्टिंग ना, एक मैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करता हूँ तो उधर भी एक रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग अच्छा। मतलब कि अपने जो अफसर होता है उसको रिपोर्ट करना। असिस्टेंट कमिश्नर है उसने डीसी को रिपोर्ट करना है, डीसी का अथॉरिटी है उसने कमिश्नर को रिपोर्ट करना है। ठीक है। तो जो जलालपुर पीरवाला के जो असिस्टेंट कमिश्नर है जुल्फ़कार अली, उनके हवाले से अभी भी लेटेस्ट अपडेट मैं अभी देख रहा था, ब्रेक में मेरे पास आई है, उनको पंजाब गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया है। अच्छा। और जो मुकरम खान है, मुकरम अली हैं, खान जी, वो मुल्तान के असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू थे, उन्हें फौरी तौर पर जलालपुर पीरवाला का चार्ज लेने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं। तो एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि रिलीफ ऑपरेशन जारी है वहाँ पे, दूसरी जानिब जो मिस रिपोर्टिंग्स हो रही है, जिस सानिहे के बारे में बताया नहीं जा रहा, लोगों को इंटरटेन नहीं किया जा रहा जिस तरह से किया जाना चाहिए, उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि ये सिर्फ मुअत्तली तक कार्रवाई ना हो, जो जिम्मेदार हो उसको आप ना किया जाए, उसको आप पूरा कटेरे में लाएं। जिस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, उनको पूरे तरीके से सर्विस उसकी जब्त की जाए, जो पीडा एक्ट है वो लगाया जाए, तो ये होगा तो फिर होगा। कल गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ ने जो विज़िट किया है, मरीम नवाज़ ने पूरा तौर पर उसका जायज़ा लिया है और एक पहली स्टेटमेंट सामने आई है। लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हुकूमत क्या ऐलान करने वाली है, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो ऐलान किया है वो ये किया है कि जो भी लोग इस हादसे में, सानहे में अपनी जान की बाजी से जाते हैं, फ़ीकस उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका पूरा घर डैमेज हुआ है, सैलाब की जद में आया है, तो आपको उसके भी पूरे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आपका कोई छोटा मकान था, अमूमी तौर पर देहातों में 1 कमरे के 2 कमरे के मकान हुआ करते हैं, है, कोई छोटा सा किचन होता है बाहर, छोटा सा किचन होता है, तो उसकी बहाली के लिए आपको फ़ीकस जो है वो इमदाद का ऐलान कर दिया गया है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हमारी उम्मीद ये है कि ये सिर्फ ऐलानात की हद तक ना हो और जितने लाखों लोग जो हैं वो इस सैलाब की जद में आए हैं, उन तमाम लोगों को ये मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से सुहेब साहब भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे ज़रई रकबा है, इसके हवाले से अभी एस्टिमेट लगाया जाएगा कि किस फ़ीकस क्या मुकर्रर किया जाता है। और जबकि जो जानवरों के हवाले से उन्होंने एक रफ़ एस्टिमेट लगाया, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि 2 या 3 जानवर होंगे, उसके हवाले से उन्होंने कहा अगर आपका नुकसान हुआ है तो उसमें भी आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उसका आगाज़ कल मरीम नवाज़ ने जलालपुर पीरवाला से कर दिया है। कुछ इफेक्टिव थे, उन्होंने इमदाद भी दी है, उन्होंने चेक्स भी दिए हैं। अब ये बाज़ाब्ता तौर पर जो इसकी जो तकसीम है ना, वो एक आपको पता है एक रेवेन्यू का एक सिस्टम है, पटवारी सिस्टम है, पूरा एस्टीमेट होगा, पूरा इसका जायज़ा लिया जाएगा, फिर ये पानी उतरेगा, फिर रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल होगा, फिर ये चीज़ें आपको पता चलनी है। तो एक जो गवर्नमेंट के प्लान है बुनियादी तौर पर लोगों की बहाली के हवाले से, उसकी एक शक्ल जो है थोड़ी सी सामने आ चुकी है। ठीक है गौहर, एक कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? राणा नवीद है जी, बहुत अच्छा ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम पाई। बहुत शुक्रिया। अच्छा नवीद साहब, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? बस ये खुशी की गल है, ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम जी सदा बहार रहे, वसदा रहे। बहुत शुक्रिया। साडे हक अंदर जी दुआ कर देना जी, राणा नवीद कसवाल। ठीक है जी, आपने हमें दुआओं में याद रखना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग जो हैं वो हमें आके अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ये आप लोगों का प्यार है जी, जो आप लोग हमेशा रूही टीवी को देते आए हैं और हमारी पूरी टीम को देते आए हैं। इस वक्त हमारी ये भी कोशिश है, हम चाहे
ये जॉब जो है ना वो बड़ी फैसिनेट करती है लोगों को। गौहर, लोग जो हैं वो अक्सर देख के ना बड़ा फैसिनेट होते हैं। हम जब बाहर जाते हैं, किसी को पता चलता है कि जी ये न्यूज़ एंकर हैं, ये प्रोग्राम एंकर हैं या ये रिपोर्टर हैं, तो वो कहते हैं जी अच्छा इनके तो बड़े मज़े हैं, ये क्या इनकी तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, तैयार होते हैं चले जाते हैं और फिर शुगर लगा के जो है वो वापस आ जाते हैं, इनकी तो ज़िंदगी में है वो बस तैयार होना है। लेकिन इस तैयारी के पीछे बहुत कुछ होता है। नो मैटर हमारी सेहत कैसी है, नो मैटर हम कैसा फील कर रहे हैं, नो मैटर इमोशनली कितने डैमेज हैं, नो मैटर हमारी मेंटली सूरत हाल क्या है, हम आपके सामने हर वक्त, वो जो वक्त आपके साथ हमारा तय किया हुआ होता है ना, हम उस वक्त आपके सामने हाजिर होते हैं। मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि जब सब लोग, मुझे पता होता है, आपको पता है ईद आ गई, कोई छुट्टी मना रहे हैं, अब सैलाब आ गया तो उसके हवाले से गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हो जाती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लोग इस मौके के ऊपर अपने घरों की जानिब भागते हैं और हम उस डिज़ास्टर की जानिब जाते हैं या उस जगह जाते हैं जहाँ से लोग निकल रहे होते हैं, ताकि लोगों को निकाला भी जा सके, रिपोर्ट भी किया जा सके, हमारे पास खबर भी दी जा सके। अच्छा जी, एक छोटे से वक्फे पे जाएंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, गौहर के सैलाब की इमदादी कार्रवाइयों में कौन कौन से सरकारी इदारे हिस्सा ले रहे हैं इस वक्त? अच्छा जी, इस वक्त तो एमरजेंसी की सूरत हाल है, सेहत के हवाले से भी और हेल्थ के हवाले से भी, इसके साथ साथ फ्लड के हवाले से भी तमाम इदारों का फोकस यही है कि रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो। जिस तरह से सुहेब साहब हमारे साथ मौजूद है, अलखिदमत सबसे बेहतर काम कर रहा है, बिल्कुल, और अलखिदमत का रिकॉर्ड रहा है कि वो किस तरह से काम करता है और लोगों की बहाली के हवाले से, और इनके पास एक जामे प्लान होता है। इसी तरह से अगर सरकारी इदारों की बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज है उन इलाकों में साफ़ पानी की फराहमी। वो उसके लिए तमाम इदारे मुतहरिक हो चुके हैं, वासा मुल्तान जिसने सीवर लाइनों को भी करना है, अब उसके पास भी एक प्लान है, वो उसने भी अपनी तमाम तर जो मशीनरी हैं वासा मुल्तान के जो यहाँ पे हेड कर रहे हैं, वो तमाम तर मशीनरी के साथ इन इलाकों में साफ़ पानी को फराहम करना, क्योंकि वहाँ पर पानी साफ़ नहीं रहता जब पानी आ जाता है। तो इसके साथ साथ पीएचए भी पानी की फराहमी कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला आप देखें, सुथरा पंजाब की टीमें वो कैंप्स में भी मौजूद हैं, उधर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिस्सा ले रही हैं। सुहेब साहब ने देखा भी होगा कि सफाई वर्कर जो जिनको हम कहते हैं यार ये तो सफाई वाले हैं, आज वही एक फ्रंट लाइन पर हमें लड़ते हुए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो अपनी जिम्मेदारियों से हटकर, बुनियादी जिम्मेदारियों से हटकर वो काम करें जो हम जो रेस्क्यू में करना था, ने उन्हें फोर्स किया है कि जी आप ये काम करें। वही बात मैं करती हूँ कि इस वक्त अगर हमारे अंदर इंसानियत का जज्बा है और अगर हमें लगता है, देखिए यही वो वजूहात है जिनकी वजह से अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये सिर्फ हमारे अंदर ये इस दिल में जो एहसास और जज्बा है लोगों के लिए, इस वक्त उस जज्बे को और इंसानियत को पहचानने की ज़रूरत है। वही हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें, उसके बाद मुझे अपना नाम बताइए। सफदर अली मेरा नाम है, मोहम्मद सफदर। ठीक है सफदर, मुझे बताइए क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी देखें, और पक्का में है हम दरिया के मकाम पे। ठीक है, उधर ना जितने भी मतलब सैलाब वाले हैं, जो भी हैं जिनके सैलाब आए हैं, 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर के सारे घर सारे डूबे हुए हैं, ना कोई रेस्क्यू वाला है, ना कोई मतलब पहुंचने वाला है, ना कोई इमदाद है, ना कोई है तो उनकी हेल्प कर सके, कुछ भी नहीं है। खुद बेचारे दलील हो रहे हैं, सवार हो रहे हैं। और कहरोड़ पक्का में आप बता रहे हैं ये? कहरोड़ पक्का में। ठीक है, हमने आपका शहर जो है वो भी नोट कर लिया है, बाकी आपकी डिटेल्स जो हैं वो हम नोट कर लेंगे और इस पे आपको आगाही देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, आपने जो प्रोग्राम के आगाज़ में बात की गौहर, बिल्कुल वही मामला है कि ये कुछ मकामात ऐसे हैं जो नोटिस किए जा रहे हैं, जो नोटिस नहीं किए जा रहे, कुछ मकामात ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। अब जैसे कहरोड़ पक्का का इलाका है, वो कह रहे हैं जी हमारे पास रेस्क्यू की कोई टीमें नहीं है, हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है, अपनी मदद आपके तहत जो है वो हम सारे काम कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है, आप भी चूँकि फील्ड में हैं तो कमिश्नर्स तक और बाकी लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं। जो है वो शेयर कर देंगे, अभी इंतजामिया इनसे रब्ता कर लेती है। ठीक है, और अलखिदमत की टीमें भी, क्योंकि शेब साहब भी मौजूद हैं, इनके साथ भी हम शेयर कर देंगे।
बिल्कुल, अब ये हम जो बात कर रहे थे ना कि अब अलमिया ये है कि लोगों को अब समझ आ गई है, लोग खुद रेस्क्यू होना मांग चाह रहे रहे हैं। हैं। पहले रेस्क्यू होने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कमिश्नर मुल्तान को देखा, वो आधा घंटा एक बुजुर्ग को समझा रहे थे, यार रेस्क्यू हो जाओ, यार हमने तुम्हें निकालना है। पहले इंतजामिया इस पे एनर्जी सर्व कर रही थी, लेकिन अब आवाम रेस्क्यू होना चाह रही है, तो वसाइल उस तरह बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सुहेब साहब, मुझे बताइए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, सैलाब मुतासरीन के मुस्तकबिल की बहाली के लिए कोई आपकी जमात का कोई प्लान? 2-3 फेज़ होते हैं। अभी तो ज़रा रिलीफ का काम हो रहा है और जी। उसके बाद बहाली के लिए होता है। और हमारे पास चूँकि एक एक्सपीरियंस्ड और ठीक है। ऑर्गेनाइज टीम है, हमारा फ्लड को डील करने का एक पुराना एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। यहाँ जो 2022 का फ्लड भी आया था, उसके बाद भी हमने राजनपुर में और डीजी खान में, इन सब एरियाज़ में प्रॉपर उन लोगों को अपने एरिया सेलेक्ट करके कोई घर बना के दिए थे, प्रॉपर उनके घरों को रिकन्स्ट्रक्ट किया था। और इसी तरह उनके फसलों के लिए उनको खादें और सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी। तो बिल्कुल ऐसे ही जब ये सैलाब ख़त्म होगा, अल्लाह ताला करे कि ये जल्दी ख़त्म हो और हमारे जितने भी भाई बहन बच्चे इस मुश्किल से हैं वो निकलें, तो उसके बाद जब ये फेज़ आएगा तो अलखिदमत अपने पूरे उसी के साथ ये जहाँ जहाँ इन एरियाज़ में हुआ है वहाँ अपने वसाइल के अंदर रहते हुए घरों की दोबारा तामीर और ये जो फसलों की बहाली है उसके लिए अपना पूरा रोल प्ले करेगी। ठीक है। और सर मुझे ये भी बता दें कि आम आवाम को किस तरह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आप पैगाम देना चाहेंगे कि आम आवाम किस तरह सैलाब मुतासरीन को हेल्प आउट कर सकती है? देखिए, एक तो इसका ज़रिया ज़ाहिर है कि लोग कर भी रहे हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम नेगेटिव कह रहे होते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छा भी कहूँगा, बड़ी तादाद में लोग फंडिंग कर रहे होते हैं। यानी 2010 के फ्लड में भी, 2022 के फ्लड में भी, और अब भी ऐसा नहीं है कि लोग घरों में बैठे हैं फ़ंड कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जो जहाँ उन्हें एतमाद है, जहाँ वो ट्रस्ट करते हैं, वहाँ वो अपनी फ़ंड्स दें। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुमकिन बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस जलालपुर पीरवाला का बड़ा मसला है कि बड़ी तादाद में लोग वहाँ घरों से निकलें, सब कैंप्स में नहीं रह सकते। हुआ भी ये इमरजेंसी की सूरत में है ना, कैंप्स में नहीं रह सकते, तो वो मुल्तान आ रहे हैं, जहानिया आ रहे हैं, करीब के शहरों में आ रहे हैं जहाँ जहाँ फ्लड नहीं है। तो जिनके पास ऐसी कोई बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो किसी को ठहरा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, उस हवाले से हैं जिनके पास कोई इदारे मौजूद हैं, किसी भी तरह कोई कर सकते हैं, तो वो इस हवाले से अपना रोल प्ले ज़रूर करें, लोगों के आर्जी के आम के लिए काम ज़रूर करें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सुहेब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच गौहर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें तमाम लेटेस्ट अपडेट से आगाह भी किया है। जो इस वक्त ज़रूरत ये है कि हमें इंडिविजुअली आगे आना है। हुकूमत काम कर रही है, अदारे काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर्स काम कर रही हैं, लेकिन इंसानियत का जज्बा इसको बहाल करें और दिल से महसूस करें उन लोगों की तकलीफ़ जिनके लोग चले गए, जिनके प्यारे चले गए, जिनकी दुनिया जो है वो इस वक्त बर्बाद है। तो आप प्लीज़ उनके लिए काम करें। उनके पास इस वक्त जलालपुर पीरवाला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खैमों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कोशिश करें कि वहाँ पर आप वेलफेयर्स के साथ ताउन करके खैमों तक जाएं। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जी हमारे साथ हमारी नई मेहमान भी हैं। आपको पता है कि हम हमेशा यंग टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में उन ख़वातीन की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। और ये माइंडसेट बड़ा अच्छा है कि आप देखें, एक ख़ातून, एक लड़की जो कि घर में एजुकेशन हासिल कर रही है या फिर जो सिर्फ घर में मौजूद होती है, उसके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि वो अपने घर में बैठे हुए कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर लें, कोई ना कोई काम शुरू कर लें। और स्पेशली वो लोग जिनके हाथ में जो है वो स्किल होती है। देखें, स्किल हर किसी के पास होती है, सिर्फ पहचानने की बात होती है। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी लाजमी रखी है, हमें सिर्फ उसको पहचानना है। कुछ लोगों के जो आसपास वाले लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं, कुछ जो हैं वो खुद पहचान लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बर वक्त अपनी जो महारतें हैं उनको पहचानें और उस पर काम करना शुरू करें। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो भी एक बड़ी यंग एज में जिन्होंने अपना खुद का एक नेल स्टूडियो बना लिया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बचपन से जो होते हैं उनको शौक़ होता है कुछ चीज़ों का, जैसे मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं मेकअप करूं। आप देखें, मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट हमें नज़र आएंगी वो होंगी जिनको बचपन से मेकअप करने का शौक़ भी होगा, जो ख़ुद भी मेकअप बड़े शौक़ से करती होंगी। तो ये शौक़ जो होता है ना, ये इंसान से कुछ भी करवा देता है। तो जी आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अरसलान शेख, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो हिना आर्टिस्ट हैं, जिनकी सिग्नेचर मेहंदी जो है वो बड़ी फेमस है
मुल्तान में जो कि नेल एक्सपर्ट हैं और इसी के साथ साथ आईलैश एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये नेल एक्सपर्ट और आईलैश एक्सपर्ट क्या है, तो ये आप लोगों की आसानी के लिए बताती चलूँ कि नेल एक्सपर्ट जो हैं वो आजकल आपने देखा होगा, जैसे अगर आप टीवी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हो तो मेरे भी ये नेल्स आपको नज़र आएंगे। तो जी नेल एक्सपर्ट जो होता है वो आर्टिफिशियली आपको नेल्स जो है वो लगाता है। अब नेल्स की टाइप्स होती हैं बहुत सारी, वो हम उनसे जानेंगे। आईलैश लिफ्ट आजकल एक प्रोसीजर चला हुआ है, आईलैश एक्सटेंशन का एक प्रोसीजर चला हुआ है। तो ये तमाम प्रोसीजर जो हैं वो करती हैं, उनसे इनकी तमाम डिटेल्स भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, मुझे बताएं पहले तो कैसा फ़ील होता है जब आपको हर बंदा कहता है, आपके अपने स्टूडियो में भी जब लोग आते हैं तो आपको कहते हैं कि जी आप बड़ी छोटी हैं और आपने अपना इतना बड़ा सेटअप बना लिया और फिर माशाल्लाह से आप जो चीज़ें करती हैं, जो नेल्स, जो मेहंदी आप लगाती हैं, वो पूरे मुल्तान में जो है वो फेमस होती है। कैसा लगता है? जब मेरे पास कोई क्लाइंट वगैरह आती हैं तो वो अज्यूम कर रही होती हैं कि कोई बहुत बड़ी सी आंटी होगी या like इस टाइप की कोई होगी, लेकिन जब वो मेरे पास आती हैं, यू आर सो यंग, मतलब कि आपने इस एज में जो है अपनी बहुत सी अचीवमेंट कर ली है। स्टूडियो मतलब कि लाइक गर्ल्स को जो है ना ज़्यादा नहीं किया जाता प्रमोट, तो इसमें मेरी फैमिली का बहुत अच्छा रोल है। उन्होंने मुझे यंग एज में ही कहा कि ज़ैनब आपने जो करना दिल करता है वो करो, जो दिल करता है ना आपका, आप वो कर सकते हो। तो जब मैं 7th क्लास में थी तो मैं लाइक इस तरीके से ना दीवारों पे जैसे फ्लावर्स बना देते हैं हम बच्चियाँ, ठीक है, तो मेरी मम्मा ने मेरे हाथ में मेहंदी दे दी। तो उस वक्त से मैंने मेहंदी का स्टार्ट लिया, ठीक है। उसके साथ मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। फिर मैंने कहा कि मुझे जो है ना नेल आर्ट करना है, तो मैं इस फील्ड में तब से आई हूँ। अच्छा, तो पहले तो मुल्तान में नेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, एक्रेलिक नेल्स। अब ये टाइप्स आप हमें बेहतर बता सकती हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये नेल्स के कितने प्रोसीजर्स होते हैं और क्या सेफ होते हैं ये या नहीं होते? अच्छा, सबसे पहले जो नेल्स की जो वेरी फर्स्ट काइंड है वो एक्रेलिक्स है, दैट इज़ ट्रेडिशनल, ठीक है। वो लाइक काफ़ी अर्से से चला आ रहा है। उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव्स में काफ़ी सी ऐसी चीज़ें भी आई हैं जो कि सेफ़ हैं, ठीक है। एक्रेलिक्स हम नहीं कह सकते कि इट्स टोटली सेफ, बट इसकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि उसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपके नेल्स को ब्रिटल नहीं करते हैं, ठीक है, येलो नहीं करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वीक नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो वेरी करता है जिस तरीके से प्रोडक्ट्स के लेवल होते हैं ABCD, ठीक है। तो जो A प्रोडक्ट्स होंगे ऑब्वियसली दे विल बी द बेस्ट वन। अच्छा, इसमें भी कैटेगरी होती है प्रोडक्ट्स की कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं? यस, ओके, हाँ जी। अच्छा, एक्रेलिक हो गया जो सबसे पहले था लाइक ट्रेडिशनल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अभी बिल्कुल एडवांस टेक्निक आई है जो कि है एप्रे जेल एक्स नेल्स। अच्छा, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताएं। इसके बारे में ये है कि प्रॉपर एक जेल एक्स जो नेल्स होते हैं ना, नेल कवर्स प्री मेड होते हैं, ठीक है, वो जेल बेस्ड होते हैं, प्लास्टिक मेड नहीं होते, ठीक है। तो दे आर जेल बेस्ड और वो लगाए जाते हैं UV जेल से, ठीक है। उसकी एक स्पेसिफिक जेल ग्लू होती है जिसको हम बोलते हैं नेल टिप्स ग्लू, तो वो उस तरीके से लगता है। ये ऑल्टरनेटिव्स है एक्रेलिक नेल्स का, ठीक है। एक्रेलिक नेल्स जो होते हैं लाइक वो उसको हम बोल सकते हैं परमानेंट एक्सटेंशंस। परमानेंट एक्सटेंशन डजंट मीन कि वो हमेशा रहेंगे। उसका मतलब ये होता है कि आपको हर दफ़ा न्यू सेट नहीं करवाना पड़ता, आप उसमें रिफ़िल लेते हो। जैसे हमारा नेल ग्रो आउट होता है तो उसमें गैप्स आते हैं, हम उसको फिल इन करते हैं, वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाता है सेट। अच्छा, जो जेलेक्स की मैं आपको बात बता रही हूँ, एप्रे जेलेक्स नेल्स, वो इसका ऑल्टरनेटिव है एंड डेट इज़ सेफ़, ठीक है। सेफ़ वो कैसे है कि वो पूरा नेल कवर आपके नेल के ऊपर फिक्स होता है प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रशियन कॉम्बो मैनिक्योर, ठीक है। ये भी एक एडवांस टेक्निक है जो मैंने रशियन गर्ल नतालिया खमीज से जो है वो लर्न किया। सो या जो हमारा E-फाइल कॉम्बो मैनिक्योर है वो करने के बाद जब हम जेलेक्स से करते हैं तो ये इसकी जो लास्टिंग होती है ना वो 3 to 4 वीक्स होती है और ये 1 टाइम यूज़ के लिए होता है। उसके बाद आप इसको डिस्कार्ड कर देते हो। इसके अंदर हाइजीन भी आता है कि लाइक कुछ लड़कियां कहती हैं हमने 3, 4, 5, 6 मंथ्स तक नेल्स को ले जाती हैं एक्रेलिक नेल्स, तो काफ़ी अर्से तक वो एक जो नेल लगा हुआ है 3-4 मतलब मंथ से, तो उसमें हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हो रहा है। देखें, अगर आपके अपनी नेल टिप के ऊपर कोई चीज़ लगी हुई है, कोई आर्टिफिशियल नेल लगा हुआ है जो कि सेमी परमानेंट है, आप देखें आपका अपना नेल भी तो ग्रो कर रहा है ना, उसके साथ ही
तो हाइजीनिक प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। यस, इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि आपने अगर एक्रेलिक नेल्स पे करवाने हैं तो आप सिर्फ एक रिफिल, 1 महीने के लिए, हाँ, वो आप 15 डेज के बाद रिफिल करवा लें, ठीक है, और 1.5 मंथ के बाद जो है आप उसको रिमूव करवाएं, ठीक है, और कुछ टाइम के लिए अपने नेल्स को ब्रेक रेस्ट दें। या अच्छा, ये बड़े कम लोग होते हैं जो करते हैं, वरना ऑब्वियस सी बात है, वो कहते हैं बिजनेस आ रहा है चलो जी। नहीं, मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है ही क्लाइंट्स की हेल्थ और अपनी हेल्थ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं नेल आर्ट के दौरान कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिन पर तवज्जो देनी चाहिए? यस, जो बहुत सारे लोग नहीं देते, जो लाइक यूट्यूब से देख के जो नेल आर्टिस्ट, हाँ, आजकल तो देखिए घर घर में हमें नेल एक्सपर्ट मिलेंगे, नेल आर्टिस्ट मिलेंगे, उन्होंने अपने पेज बनाए हुए हैं और जी अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं। सबसे जो चीज़ ख़राब है ना वो ये है कि जो सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा, यस, अच्छा, इसमें भी सर्टिफिकेशंस होना ज़रूरी है, और एक अच्छे टेक्नीशियन से सीखना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने देख के वीडियोस बना के देख के कर लिया, वो कह रहे आओ मैं तुम्हें भी सिखा दूँ, इस तरीके से नहीं होता। इसका एक प्रोसीजर होता है, लाइक हमने किस तरीके से स्टार्ट लेना है, नेल्स को क्लीन करना है, आपके टूल्स सैनिटाइज होने चाहिए, ऐसे कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि सिंपल जो सैनिटाइजर्स हमारे पास आते हैं, इसके सैनिटाइजर्स भी थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, वो यूवी के सैनिटाइजर्स डिफरेंट हैं। ओके, यूवी जेल जो हम हर चीज़ जो यूज़ करते हैं इसके अंदर जो टूल्स आते हैं, लाइक क्यूटिकल पुशर है और हमारा जो है कटर है, ये सारी चीज़ें सब पे यूज़ होनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक अलग से सैनिटाइज़र होता है जो कि यूवी रेज वाला सैनिटाइज़र होता है, ठीक है। उसकी रेज से जो हम पहले इसको अच्छे से अल्कोहल स्वैब से या 100% प्योर एसीटोन से उनको हम क्लीन अप करते हैं। उसके बाद हम उसको मशीन में लाइक रखते हैं जो कि यूवी रेज वाली होती है, और उसके थ्रू जो है वो सारे जो बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एक आपने बताया कि यूवी जेल पॉलिश, ये आपने इस प्रोसीजर का भी जिक्र किया, तो यूवी जेल पॉलिश के मुसलसल इस्तेमाल से हमारी सेहत पर क्या नुकसान होते हैं? हाँ जी, इसके देखिए, इसमें जो यूवी जेल है ना, सबसे पहले इसकी कैटेगरीज हो जाती हैं, ठीक है। यूरोप में इस तरह की कुछ जेल पॉलिश है जिसमें एक नाम लिया जाता है, बाहर की कंट्री में बहुत फेमस है, डेट इज़ शेलैक, ठीक है। जो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हम बाहर होते हैं तो हमने शेलैक लगवाना है, तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं शेलैक जो है वो नहीं यूज़ करती, क्योंकि अच्छा, शेलैक की जो एक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा ग्लोसीनेस होती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अंदर इस तरह का केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं TPO और हैमा, ठीक है। वो उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ पे बहुत इशू क्रिएट कर सकते हैं, लाइक हार्मोनल इश्यूज हो गए, लाइक अच्छा, लाइक इस तरीके से ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस का एक मसला क्रिएट कर सकते हैं। यस, ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आपको स्किन का कैंसर हो सकता है। ओह माय गॉड, ठीक है। तो इसमें जो मतलब बहुत हाई लेवल के जो ये केमिकल्स होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं उन जेल पॉलिशेस में। अच्छा, जो कि मैं अपने स्टूडियो के अंदर करती हूँ, लाइक उसका नाम है वेनेलिज़ा, ठीक है। वेनेलिज़ा एक सेफ़ प्रोडक्ट है, और मैंने जब से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया मैंने सारी प्रोडक्ट्स ही वेनेलिज़ा के रखे, क्योंकि वो क्लेम करती है कि वो TPO फ्री है, वो हैमा फ्री है। अच्छा, उसके अलावा जो अगर हम एक्रेलिक के टर्म्स में देख लेते हैं, उसके अंदर भी जो पाउडर्स होते हैं, कुछ EMA पाउडर्स होते हैं और कुछ MMA पाउडर्स होते हैं। अच्छा, और जो MMA पाउडर बेस्ड होता है वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत लाइक हार्मफुल है। और जो इसके इंस्टेड जो अगर हम ऑल्टरनेटिव देखते हैं EMA पाउडर, ठीक है, तो डेट इज़ बेस्ट वन। तो इसी में मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमने लाहौर से या हमने मतलब फ़लाँ जगह से नेल्स करवाएं, तो वो 3000-4000 में हमें एक्रेलिक्स कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं क्योंकि कुछ सैलून का प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा, मैं अब कोर्सेज भी करवाती हूँ ना अली से, तो मेरा जो फर्स्ट होता है ना कोर्स का, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज लेती हैं। यस, डेली बेसिस पे हमने उन प्रोडक्ट्स पे वर्क करना है। क्लाइंट तो एक दफ़ा आएगा, ठीक है ना। अब कुछ क्लाइंट्स हैं जो रिपीटेड होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि वो इवेंट्स पे ही करवाते हैं। ज़्यादातर लाइक पाकिस्तान में तो यही होता है कि इवेंट्स पे ही नेल्स करवा लिया, सबने नमाज़ वगैरह पढ़नी है। अच्छा, नमाज का मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एक्रेलिक नेल्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ देखी कि लड़कियों को इशू आता है कि नमाज का, ऑब्वियसली बात है कि हमने तो नमाज तो पढ़नी है। उसमें मैंने प्रेसो नेल्स अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की, जो कि मैंने अब यहाँ पे आपको भी डिस्प्ले करवाई है।
तो दीज आर प्रीमियम नेल्स। अच्छा, ये जो आपने खुद लगाए हुए मैंने हैं, खुद भी प्रेस लगाए हैं, लेकिन बीइंग अ नेल आर्टिस्ट मैं आर्टिफिशियल उसमें लाइक एक्रेलिक नेल्स करना प्रेफर ज़्यादा नहीं करती। मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि ये इजीली रिमूवेबल है और ये आपके नेल को प्रेस ऑन लगाएं क्योंकि वो इजीली रिमूवेबल है। आप जब दिल चाहे, अगर आप नमाज चाह रहे हैं तो आप रिमूव करके नमाज पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप किसी इवेंट पर जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी मैं लॉन्ग टर्म ना लगें, आप लगाएं और इवेंट पर चले जाएं। इवेंट अटेंड करने के बाद जी आप प्रेस ऑन्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं। और वो मल्टीपल टाइम आप हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद जो है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा जी, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको तमाम तरफ अपडेट से आगाह रखें। इस वक्त जो सूरत हाल है हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर और मुल्तान की मुकम्मल सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान ज़मीर, रिपोर्टर रोही टीवी, इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलमान, मुझे बताइएगा कि हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर क्या सूरत हाल है इस वक्त और मुल्तान शहर के हवाले से क्या सूरत हाल है सैलाब की? अलीज़े, मुल्तान शहर जो है वो अब बड़े ख़तरे से जो है वो बच चुका है और हाँ, मुल्तान शहर में जो सैलाबी सूरत हाल थी उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। हेड मोहम्मद वाला पर जो गेज कल तक 413.60 पॉइंट पर थी, वो आज 412.8 पॉइंट पर जो है वो देखी जा रही है। इससे पता चलता है कि तकरीबन 1 फुट के करीब पानी जो है वो नीचे उतर चुका है और अब पानी जो है वो वापस दरिया की तरफ जाना जो है वो शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ सैलाबी सिचुएशन जो है वो उसमें बेहतरी आने लगी है। हेड मोहम्मद वाला रोड की अगर बात करें तो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड जो है वो तमाम तर हैवी ट्रैफिक के लिए अभी भी बंद है। ताहुक्म सानी जो है उसे बंद रखा जाएगा, जबकि दूसरी जानिब अगर लाइट वेट ट्रैफिक की बात की जाए जिसमें कार्स हैं और मोटरसाइकिल हैं वो चल रही हैं और इसी के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो हाईएस्ट जो है वो भी इसी रोड पर अभी भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग हैं वो मुल्तान से जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं क्योंकि मुल्तान का खारजी और दाखिली रास्ता जो है वो ये हेड मोहम्मद वाला बाईपास रोड होता है। तो इस पर सिचुएशन जो है वो अब अंडर कंट्रोल नज़र आ रही है और ब्रीचिंग पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो मेरे से चंद कदम के फासले पर ही ब्रीचिंग पॉइंट है और ब्रीचिंग पॉइंट्स पर अब सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नज़र आती है कि जो पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ पर चंद रोज़ पहले कबल जो अलार्मिंग सिचुएशन की वजह से यहाँ पर मौजूद थे, अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ब्रीचिंग का फैसला जो है वो ताहुक्म सानी जो है वो मुअत्तल किया जा चुका है और जब तक क्रिटिकल सिचुएशन थी तब तक जो ये ब्रीचिंग पॉइंट के फैसले जो थे ये महफूज रखे गए थे कि अगर सिचुएशन काबू से बाहर होती है तो फिर शहर को बचाने के लिए और जो इस वक्त चिनाब ब्रिज है उसे बचाने के लिए जो है वो जो बंद हैं उनको ब्रीच किया जाएगा। मगर अब देखा यह जा रहा है कि ब्रीचिंग का फैसला जो है वो अब मुअत्तल कर दिया गया है और दूसरी जानिब ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि जो यहाँ पर बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मौजूद थे, जो पत्थर लाकर रखे गए थे, वो भी अब यहाँ से उठाना उन्हें शुरू कर चुके हैं और लगता ऐसा ही है अलीज़े के आइंदा चंद रोज़ तक जो है ये तमाम पत्थर यहाँ से उठा लिए जाएंगे और उसी के साथ साथ ये जो रोड है ये भी तमाम तर ट्रैफिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए शेरशाह के मकाम की तो शेरशाह का मकाम जो है वो अभी भी क्रिटिकल पॉइंट पर ही मौजूद है। वहाँ पर 394 जो क्रिटिकल पॉइंट की गेज है वो शो कर रही है। पानी जो है शेरशाह के मकाम पर अभी तक कम नहीं हो सका है और उम्मीद यही की जाती है कि वो भी आइंदा चंद रोज़ तक जो है वो कम हो जाएगा। और अगर ब्रीचिंग की बात की जाए शेरशाह के मकाम पर तो ब्रीचिंग का फैसला जो है वो PDMA की जानिब से लिया गया, फिर मुअत्तल किया गया, फिर लिया गया, मगर अब शेरशाह के मकाम पर जो ब्रीचिंग का फैसला है वो रोक दिया गया है। वो ये बताया जा रहा है कि अगर ब्रीच किया जाता है तो उससे शुजाबाद शहर जो है वो मुतासर हो सकता है। तो शुजाबाद शहर को बचाने के लिए और चिनाब ब्रिज को बचाने के लिए जो है वो ये ब्रीचिंग रोक दी गई है। मगर हाँ, मैनुअल तरीके से ब्रीचिंग जो है
वो की जा रही है। हैवी मशीनरीज वहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जो कि बंदों को मजबूत भी कर रही हैं और उसी के साथ साथ जो मैनुअल तरीके से ब्रीच करके पानी का रुख जो है वो भी मोड़ा जा रहा है। ठीक है सलमान, हमें थोड़ी सी अगर आप सिचुएशन दिखा सकें अपने आसपास के इलाकों से तो प्लीज़ दिखाइएगा। जी जी, सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैमरामैन जैन को कहूँगा कि इस वक्त ज़रा अपने बैक साइड पर घुमाए कैमरा ताकि पत्थरों को उठाने का अमल जो है वो अब जारी है और यहाँ से पत्थर जो हैं अलीज़े वो उठाए जा रहे हैं। इस वक्त मेरा कैमरा अगर व्यू दिखा सके कि इस वक्त ये जो भारी पत्थर यहाँ पर मौजूद थे, ये पत्थर जो हैं ये बंदों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर रखे गए थे कि इन केस ऑफ ब्रीचिंग और इन केस ऑफ हैवी फ्लड तो पानी का जो बहाव है उसे कम किया जा सके, उसे रोका जा सके। मगर अब ये मशीनरी जो यहाँ पर डिप्लॉयड की गई हैं ये इस रोड से तमाम पत्थर जो हैं वो उठा रही हैं और ये एक साइड जो है इन पत्थरों की वजह से बंद थी और पत्थरों की वजह से बंद होने की वजह से अब जो ये साइड है ये भी खोल दी जाएगी अंदर अगले चंद रोज तक। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर ज्वाइनिंग अस और आपने हमें तमाम तर लेटेस्ट अपडेट से आगाह किया है। इस वक्त जो मुल्तान शहर को ख़तरा था वो ख़तरा टला नहीं है, लेकिन मुल्तान शहर जो है वो सैलाबी आफत से आप कह लें कि बहुत हद तक पीछे जाता जा रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात भी है कि हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी का जो दबाव है उसमें किसी हद तक कमी देखने को मिल रही है, लेकिन वाटर फ्लो जो है इस वक्त वो काफ़ी हद तक तेज़ है शेर शाह के मकाम पर। लेकिन शेर शाह के मकाम पर भी जो पानी में कमी है वो आना शुरू हो चुकी है। तो अच्छी खबर ये भी है कि पानी जो है वो पानी का बहाव भी उसमें भी कमी आ रही है। अच्छा जी, आप जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है बर्थडे सेगमेंट जिसमें हम बर्थडे विशेस करते हैं लोगों को। तो जी आज जिनकी बर्थडे है उनको विश करते चलते हैं। हिरा सरफराज है, असाइनमेंट एडिटर रोही टीवी हैं। हैप्पी बर्थडे हिरा, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ दे। और इसी के साथ साथ जुनेद अनवर हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी, उनकी भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू और आप लोग खुश रहें हमेशा। आप हमेशा जो है वो दुनिया की और दुनिया वालों की भलाई के लिए काम करते रहें। अच्छा, बैक टू द टॉपिक, मुझे बताइएगा ज़ैनब कि किस तरह हम पता कर सकते हैं, किस तरह पता चलाया जा सकता है कि ये नेल प्रोडक्ट्स जो हैं या नेल पॉलिश जो है ये मयारी है या गैर मयारी है? अच्छा, जो टॉप ब्रांडेड जेल पॉलिशेस होती हैं ना उनमें जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसके पीछे मेंशन होता है। अच्छा, और जो लोकल प्रोडक्ट होती है ना उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी नेल स्टूडियो में जाते हो जलिश करवाने या जो भी है, ठीक है, तो जब वो आपके नेल्स के ऊपर अप्लाई कर होते हैं ना आपको बर्निंग होती है। जो अच्छी हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं उनसे ये मसला नहीं होता। और जितने भी टॉप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करते हो ना उसके पीछे वो इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं कि ये लाइक केमिकल इसके अंदर मौजूद है। और आजकल गूगल का सामान है, आप एक प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे डालेंगे, वहाँ उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी इसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं और आप उससे पता चलाया जा सकता है कि ये किन किन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है और हमारी सेहत के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, मुझे क्योंकि आप आईलैश एक्सपर्ट हैं तो उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि आईलैश लगाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो क्या होनी चाहिए और जो टेक्नीशियंस हैं उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट टेक्निक है ना, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते, दैट इज़ आइसोलेटिंग। क्योंकि हमारी आई लैशेस के ऊपर लाइक 150 प्लस हेयर होता है, ठीक है। अच्छा, 150 प्लस हेयर हमारी आई लैशेस पर। अच्छा, ये हमें नहीं पता था। ऐसे लगता है कि ये सिर्फ 8-10 बाल है। नो, ये 8-10 बाल नहीं है, बाल बहुत बारीक होता है और इनकी लेयर्स होती हैं। मिनिमम लेयर्स 3 होती हैं, मैक्सिमम लेयर्स 4 to 5 होती हैं। ओके, इट मीन्स कि 200 प्लस हेयर भी चला जाता है, ठीक है। पर आई में 90 से ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है, एक आई के ऊपर। अच्छा, हर बाल का जो जो ट्रांजिशन फेस होते हैं वो 3 होते हैं। एक बेबी लैश होती है, एक मेच्योर लैश होती है, एक अंडर मेच्योर लैश होती है, ठीक है। अब इन तीनों का जो लाइफ साइकिल है शेड होने का वो प्रॉपर 90 डेज होता है, ठीक है। 90 डेज तक एक बाल आपकी आंख के ऊपर स्टे करता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। अब वो ख़त्म कैसे होता है? अच्छा, इसमें आपकी आइज़ के जो बाल शेड होते हैं ना गैप नहीं आता। शेड तब होता है जब बेबी लैश ग्रोन आउट होता है और वो उस आगे वाले बाल को पुश आउट करता है और आगे वाला गिरता है और पीछे वाला अपनी स्पेस ले लेता है, ठीक है। मतलब कि आपकी आई लैशेस का जो प्रोसीजर होना चाहिए वो आइसोलेटिंग वाला होना चाहिए, क्योंकि हर बाल का एक दूसरे बाल से कनेक्शन
कनेक्शन नहीं है, टाइमिंग डिफरेंट है, पीरियड डिफरेंट है, साइकिल डिफरेंट है। अगर आप 3-4 बार अच्छा, ये आइसोलेशन के बारे में और आइसोलेटिंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे आप आइसोलेशन प्रोसेस के बारे में बता रही थी कि आइसोलेशन का ख्याल रखना चाहिए, तो ये आइसोलेशन क्या है? अच्छा, आइसोलेशन इज़ अ प्रोसीजर, आप हर एक बाल को अलग करते हो। अच्छा, टूल्स होते हैं हमारे, ग्रिपिंग टूल और एक आइसोलेटिंग टूल होता है, 2 टूल, दोनों ट्वीज़र्स की तरह होते हैं, ठीक है। हम एक ट्वीज़र के साथ बाल को जो है अलग करते हैं और दूसरा जो ग्रिपिंग टूल होता है उससे हम एक बाल उठाते हैं और उस एक बाल के ऊपर एक बाल को हम अटैच करते हैं। और ये जो हेयर है ये स्किन के ऊपर नहीं लगता, ठीक है, हमारे रूट्स पे नहीं लगता, ये हमारे रूट से 1 mm to 2 mm का डिस्टेंस उसके बाद लगता है, बाल के साथ अटैच होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब सारे बालों पे अलग अलग लगेंगे ना तो हर, अच्छा इसमें ना वेट भी आते हैं कि हमारी जो हेयर है, नेचुरल हेयर लैशेस का, वो कितना वेट कैरी कर सकती हैं, ठीक है। तो वो 0.03 से लेके 0.20 तक वेट जा सकता है, ठीक है। इससे ऊपर वाला वेट आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक कुछ आजकल मैं देख रही हूँ कि वो DIY क्लस्टर्स बहुत फेमस हुए हैं कि लड़कियाँ घरों में उसको मंगवा रही हैं और वो क्लस्टर ग्लू पूरी इसके ऊपर ऐसे लगा के उसको चिपका रही हैं। अब बिग नो, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक बाल का जो लाइफ साइकिल है वो दूसरे बाल से डिफरेंट है, ठीक है। तो जब वो ग्रो आउट होगा तो वो जो आप चंक लगा रहे हो तो वो अप एंड डाउन जाएगा, उसके साथ आपके सारे बाल निकलेंगे। ओके, तो इट्स नॉट सेफ कि आप घर पे जो है वो मंगवाएं और ख़ुद लगाएं। ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास सर्टिफिकेशन है इस चीज़ की, जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट होता है। एक अननोन बंदा जिसने कभी कोई काम नहीं किया ऐसा, उसके लिए तो एक इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है। अच्छा, मुझे बताएं कि आई लैश लगवाने से वाकई आंखों में इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है? यस, अगर बैड टेक्नीशियन हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी ना हमारे पास ग्लूज़ के, जो मैंने आपको पहले उसमें भी बताया चीज़ें, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई एंड होने चाहिए। और जो मैं आई लैश की ग्लू यूज़ करती हूँ डैट इज़ सुपर सेंसिटिव लैश ग्लू, ठीक है कि लाइक जिनकी अगर आई सेंसिटिव भी हैं उनके लिए भी सेफ़ है, जिनकी हेल्दी हैं उनके लिए भी सेफ़। ठीक है, हमारे साथ ज़ैनब कॉलर है, एक लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? अतीक बात कर रहा हूँ जी, मुल्तान से। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? सवाल ये करना चाहूँगा मैं, मेरी जो स्किन है ना वो ज़रा ऑयली है। मैंने बहुत कोई इलाज कराए लेकिन वो ऑयल खत्म नहीं हो रहा स्किन से। फिर भी जो है ना, जब भी मैं थोड़ा सा मतलब जाता हूँ धूप में तो थोड़ा सा शो हो जाती हैं चीज़ें। तो इस मामले में कोई टोटका को सोना बता सकती हैं? अच्छा जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, क्योंकि आज हमारे पास जो है वो नेल एक्सपर्ट मौजूद हैं, हेयर वो कह लें आप, आईलैश एक्सपर्ट मौजूद हैं, हिना एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो स्किन एक्सपर्ट नहीं है। तो ये मैं आपको ख़ुद का एक टोटका है, घरेलू टोटका, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आप बेसन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें स्किन के ऊपर। बेसन जो है वो आपके स्किन के ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो बेसन जो है वो बहुत अच्छा होता है। आपने क्या करना है, बेसन के अंदर पानी थोड़ा सा मिला लें, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, तो आप थोड़ा सा पानी मिला के उसको एज अ पेस्ट जो है वो अपने पूरे चेहरे पर लगा लें और आफ्टर 10 to 15 मिनट्स जो है वो फेस वॉश कर लें। आप दिन में 2 दफ़ा ये अमल करें या दिन में 1 दफ़ा कर लें, और आप आफ्टर 1 वीक जो है वो इसके रिजल्ट्स आप लाजमी देखेंगे। अच्छा, मैं तो चूँकि ऐसे भी करती थी कि बेसन को थोड़ा सा हाथ पे लिया और उसी के साथ जो है वो स्क्रबिंग करके फेस वॉश कर लिया, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपकी स्किन से जो है वो ऑयल जो है फौरी तौर पर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आप ये अमल कुछ देर जारी रखेंगे तो फॉर श्योर जो है वो आपको काफ़ी हद तक इसमें कमी नज़र आएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे इन्फेक्शन की, कि आई इन्फेक्शन हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर उनकी जो ग्लू है वो जो यूज़ कर रहे हैं मतलब अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और दूसरी चीज़ लगाने का प्रोसीजर बहुत मैटर करता है। अगर वो काफ़ी सारे बालों के साथ अटैच करके ऊपर रख रही हैं, आइसोलेट नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली वो सारा साइकिल जो है लैशेस का डिस्टर्ब होगा, क्योंकि कुछ लैशेस ने ऊपर ग्रो आउट होना है, कुछ पीछे हैं, तो वो जब आपस में मिलेंगी तो वो जो है वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि किस तरह पता चलेगा कि कस्टमर जो है वो उसको किस प्रोडक्ट से एलर्जी है?
अच्छा, इसके अंदर ना हम एक पैच टेस्ट करते हैं। पैच टेस्ट? यस। जब आपके पास कोई अपॉइंटमेंट आ रही है, अगर कोई उसकी हिस्ट्री है मतलब पहले उसको इन्फेक्शन हो चुका है या कोई है प्रॉब्लम, तो हम उस पर सबसे पहले एक पैच टेस्ट करते हैं। तो पैच टेस्ट विद इन सेकेंड से आपको रिजल्ट दे देता है कि वो आपको सूट कर रहा है कि या नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिजनेस को तो मुझे 10 ईयर हो गए, लेकिन आई लैशेस का मुझे बिजनेस करते हुए 3 इयर्स हुए हैं। ठीक है, तो तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिसको जो लैश ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ उससे इन्फेक्शन हो या अच्छा, इरिटेशन तो जो हम नाकिस, कुछ लोग हैं वो नाकिस टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, नाकिस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी वजह से आंखों को मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है। पहुंच सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, उसमें आपकी आई जो ऊपर लिड है वो स्वेल्ड हो जाती है। ठीक है, और जो है वाटरी आइज हो जाती हैं, और उसके अलावा आपकी आई से वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है, इस हद तक। अच्छा, कुछ इस तरीके से मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं कि हमने आईलैशेस लगवानी है, तो जब उन्होंने लेंस वेयर करे होते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप लेंस उतार देंगे। हम इसलिए तो लगा के आए हैं कि आप आईलैशेस लगाएंगे, इसके बाद हमारी जो वीडियो बनेंगे हमने लेंस वेयर किए हों, तो उनको मैं ये कहती हूँ कि आप पहले तो लेंस उतार लें, बाद में पहने। उसका ये होता है कि जो लेंस होता है उसमें एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है। आप जितनी भी हाई एंड जो है वो लेंसेस ले लें कि उसके अंदर वो होगा, ठीक है, क्योंकि उसने उसको एक शेप देनी है, तो वो चीज़ जो हम ग्लू यूज़ करते हैं वो उसको मेल्ट करती है। ठीक है, तो इसका भी एहतियात लाजमी है कि अगर आप घर में भी मंगवा के खुद से कर रहे हो तो आपके लेंसेज नाखुदारा इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें बड़े हार्मफुल इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा जी, इस वक्त हमने भी मुल्क सिचुएशन दरियाए चनाब से बताई है, और हमारी कोशिश है कि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा मलिक साहब, जो कि ब्यूरो चीफ रोही टीवी हैं, बहावलपुर से, वो हमें अपडेट्स दे रहे हैं। रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं लीजिए? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि इस वक्त जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हमें देखने को मिल रही है, वीडियोस में भी देखा जा रहा है कि काफ़ी तशवीशनाक है, तो अलीपुर के हवाले से मुझे बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, इस वक्त जो है वो हेड पाइनट पे जो है वो एक बड़ा सैलाबी रेला जो गुजर रहा है वो इस वक्त अपनी पीक पर है, और इस वक्त जहाँ से 6,70,000 क्यूसेक पानी का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है। ये जो मेजरमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, ताम जो मकामी लोगों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सुपर है, इससे पहले तारीख में कभी भी इसका सैलाब इस इलाके में नहीं हुई। जो हेड पाइनट के राइट और लेफ्ट जो मार्शल बंद है, पानी 10-10 फुट तक जो है वो बुलंद है पानी की। ठीक है, डूब चुका है, वहाँ पास्को का गोदाम था वो पहले डूब चुका है, और अब पानी जो है वो खैरपुर सादात तक पहुँच गया। और जब अमली तौर पर आप बात करें तो जो मतलब के 15 से 16 किलोमीटर तक जो है वो पानी जो है वो आबादियों में जो दरिया से दाखिल हो चुका हुआ है, दूर तक सारा पानी जो है वो फैला हुआ है। इसी तरीके बात करें अगर उस शरीफ की, तो उस शरीफ की तरफ भी जो है वो बहुत सारी आबादियाँ हैं, बेट शिकरानी है, बस्ती बख्तियारी है, आबादी मुसलसल वो डूब रही है, और ये पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वाले से इरिगेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों में ये जो बड़ा सैलाबी रेला है यह पानी से गुजर जाएगा, जिसके बाद सैलाबी रेलों का सिलसिला तो जारी रहेगा। तो हम इसके अंदर बड़ा सैलाबी रेला कोई भी नहीं होगा। बात करें अगर लोगों की, तो जो लोग नजर आ रहे हैं जो सैलाब मुतासरीन है, इनका एक तरह कुर्सी क्या रहे हैं, पीने के साफ पानी की कमी सबसे ज्यादा है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आबादी की के पास पीने के साफ पानी कुछ भी कमी है। टेंट ठीक है, बैठे हुए हैं, टारपाई लगा के उनका साया करके जो है वो बैठे हुए हैं। जो हुकूमती वसाइल हैं वो महदूद हैं, जबकि मसाइल जो है वो बेताज हैं। आज जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है जाहिद अख्तर जमान, उनको खुशामदीद कहने के लिए जो है यहाँ से डीजी खान। अच्छा रज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर रेस्क्यू के क्या हालात हैं, क्या लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला जा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल जारी है। जलालपुर में तो हेलीकॉप्टर बात है कि लोगों की तादाद कि वो जो वसाइल हैं वो कम कर गए हैं, लोगों को बाहर निकालने के लिए शदीद एक मुश्किल का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इन लोगों को जो है वो पहले आगाह किया गया था,
लेकिन वो यही कि भाई पानी जो साबका मिसालों को देख के कि पानी कहाँ तक आएगा, तो लोग अपने घरों में, बेशक बच्चे उन्होंने बाहर मुंतकिल किए, लेकिन हर घर के 3 से 4 फर्द जो है वो अपने घरों में मौजूद रहे कि पानी नहीं आएगा। लेकिन जब पानी चढ़ा और दरवाजों से भी ऊंचा हो गया तो तब यकीनी तौर पर जो है वो रेस्क्यू के हवाले से अभी मुश्किलात का सामना ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रजा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें तमाम अपडेट्स के साथ आगाह किया है। इस वक्त जो है वो जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर, खैरपुर, इन तमाम इलाकों की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, इसलिए हम दुआ गो भी हैं और लेटेस्ट अपडेट से भी आपको आगाह करते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग, वही बात है कि हुकूमती वसाइल जो हैं वो कम पड़ चुके हैं इस वक्त। जो डिज़ास्टर है बनिस्बत उसके अगर देखा जाए तो कोशिश ये है और ज़रूरत भी ये है कि आप इंडिविजुअली हेल्प आउट करें इन इलाकों में, जिन जिन इलाकों के आप करीब रह रहे हैं, आप उन इलाकों की मदद के लिए आगे आएँ। इसी के साथ एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बढ़ते हुए सैलाबी आफत की वजह से महंगाई जो है वो भी बढ़ चुकी है और सब्जियों और फलों के रेट्स में भी बड़ी हद तक हमें इजाफा नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बिलाल यूनुस मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त मुल्तान शहर में और जनूबी पंजाब में गवर्नमेंट की जानिब से क्या रेट्स मुख्तस किए गए हैं और जो आम आवाम के लिए सब्जियों और फलों के रेट्स हैं वो उनको किन दामों मिल रहे हैं। जी बिलाल, बताइएगा। सब्ज़ी मंडी में सैलाब और दरामती किल्लत के असरात जो है वो नुमायाँ होने शुरू हो चुके हैं। रोज़मर्रा की इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ और फल जो है वो शहरियों की पहुंच से दूर होते नज़र आ रहे हैं। महंगाई के वार जारी हैं। बुनियादी सब्ज़ियों के साथ हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की कीमत में सरकारी रेट लिस्ट के साथ मार्केट में भी आए रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। सब्ज़ियों और फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी अच्छे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। कीमतों की बात करते हैं तो कीमतों की जो है वो जो मुसलसल इजाफा होने की बड़ी वजह है वो सैलाब की तबाहकारियाँ और सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भी जो है वो टमाटर और हरी मिर्च की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह यह है कि मुतासरा जो पंजाब की जो है वो फसल ना होने की वजह से, लोरालाई और इसके साथ ईरान से फसल आने की वजह से, ट्रांसपोर्ट के अखराजात होने की वजह से मुल्तान की मार्केट और सब्ज़ी मंडी में टमाटर की फसल में जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक तकरीबन आज की रेट लिस्ट के मुताबिक 138 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में टमाटर तकरीबन दुकानदारों ने 100 से लेकर 120 रुपये इजाफे के साथ तकरीबन 240 से लेकर 260 रुपये फ़ी किलो के दरमियान मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि भिंडी, करेला और इसके साथ शिमला मिर्च जो है वो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुतासर हुई है, क्योंकि ये मकामी फ़सल थी। मकामी फ़सल ना आने की वजह से इनकी कीमतों में भी जो है वो आए रोज़ 10 से 15 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के साथ मार्केट में भी इजाफा देखने में आता है। इस वक्त भी अगर हम शिमला मिर्च की कीमत की बात करते हैं तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 110 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। मार्केट में शिमला मिर्च आज तकरीबन 200 से लेकर 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि भिंडी 240 रुपये और करेला 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुल्तान की मंडी में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। फलों की बात कर ली जाए तो फलों में इस वक्त जो है वो सेब तकरीबन 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि अंगूर 550 और अनार 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुल्तान की मंडी में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं मार्केट में, जबकि इसकी कीमत में 50 से 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मज़ीद इजाफा किया गया है। मुल्तान की मार्केट में जो है वो इस वक्त अंगूर तकरीबन 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब हैं, जबकि और दीगर फलों में इस वक्त अमरूद तकरीबन 210 रुपये, जबकि मौसमी 70 और जापानी फल 300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुल्तान की मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि पपीता 550, चीकू 400 और गर्मा 240 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब हैं। हुए हैं ख़ास तौर पर सब्ज़ी के खेत मुतासर हुए हैं सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। उनमें जो है वो इस वक्त फूल गोभी, फली गवारा के साथ और दीगर ऐसी सब्ज़ियाँ हैं। ख़ास तौर पर अरबी की फसल जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। जिन लोगों को सैलाब में अरबी की फसल निकालने का मौका नहीं मिला उनकी जो है वो फसल जो है वो अरबी की सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। इस वक्त मुल्तान की मार्केट में अरबी जो है वो हमें ज़्यादा मकदार में देखने में आ रही है और इस वजह से इसकी कीमत में जो है वो थोड़ी बहुत ही कमी देखने में आई है। ये पहले जो है वो तकरीबन 170 से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही थी। अब यही अरबी जो है वो मुल्तान की मार्केट में आज तकरीबन 130 रुपये से लेकर 140 रुपये फ़ी किलो के दरमियान फ़रोख्त की जा रही है। जी
बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो रेट्स हैं वो बताए हैं। इस वक्त जो बेसिक बुनियादी फल और सब्जियां हैं उनके भी रेट्स जो हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। आम शहरी भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा ज़ैनब के, चूँकि आप मेहंदी एक्सपर्ट हैं, आप मेहंदी लगाती हैं, हिना एक्सपर्ट हैं, मुझे बताएं कि मेहंदी लगाने के बाद हाथों की हिफाजत किस तरह की जानी चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो? हाथों की हिफाजत तब होगी जब मेहंदी ही लगी हो, केमिकल ना लगाओ। जो आजकल जो मेहंदी मार्केट में, तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये केमिकल वाली मेहंदी है, ये अच्छी मेहंदी है, ये नेचुरल है? अच्छा, नेचुरल हिना डजंट स्टेन ऑन स्पॉट, सबसे बड़ी निशानी। यस, जो केमिकल मेहंदी है ना उसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है क्योंकि उसके अंदर मेहंदी नहीं होती, उसके अंदर डाइज होते हैं और केमिकल्स होते हैं। ओह ठीक है। अच्छा, और आजकल बहुत ज़्यादा डार्क स्टेन अचीव करने के लिए, लाइक बरगंडी, रेड, इस तरह के कलर अचीव करने के लिए वो उन्होंने और मज़ीद उसको हार्श केमिकल डाल दिए हैं, जिस वजह से जो ब्राइड्स हैं वो लाइक बर्निंग फेस करती हैं। ठीक है, लाइक शादी वाले डे वो हॉस्पिटल में होती हैं क्योंकि उनके हैंड स्वेल्ड हो जाते हैं और ये ट्रीटमेंट ये केसेस तो आजकल इंक्रीज भी होते जा रहे हैं तक जाता है। और जो स्कार्स हैं समटाइम्स वो कभी जाते भी नहीं हैं। ठीक है, लाइक जहाँ जहाँ मेहंदी का डिज़ाइन है वहाँ से वो स्वेल्ड हो जाता है। अच्छा, जो नेचुरल हिना है बेसिकली जो इसका स्टेन है वो 24 आवर्स टू 36 आवर्स के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, जस्ट लाइक मॉइस्चराइजर। अच्छा, आप अपने साथ एक हिना लेके आई हैं, मैं वो देखना चाहूँगी चूँकि अगर मेरे कैमरामैन थोड़ी सी हेल्प करें क्योंकि वो टेबल के इस जानिब पड़ी है, तो बिलाल भाई आप ज़रा थोड़ी सी हेल्प करें और जो हिना है वो थोड़ी सी आगे कर दें। ठीक है, चलें जी, आप कैमरे से थोड़े से जो मनाजिर हैं वो देख लें इसके, अभी आपको टीवी स्क्रीन पर भी नज़र आएंगे। ये हिना जो है ये नेचुरल है, 100% प्योर नेचुरल मेहंदी है और केमिकल फ्री हिना है। केमिकल फ्री। ठीक है, तो इसको आप कोशिश करें जब भी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स होती हैं जो जाती हैं अपनी स्पेशल डेज़ पे, बारात पे, मेहंदी पे, और उनके डेज़ जो हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं सिर्फ इस एक छोटी सी गलती की वजह से कि पहचानने में गलती कर देती हैं और उनके हाथ जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं। फिर वो जो वक्ती तकलीफ़ तो जो होती है बाद में जो स्कार्स हैं वो आपकी जान नहीं छोड़ते। अच्छा, फिर मुझे इस हवाले से बताएं कि सैलून में जो है या किसी भी स्टूडियो में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट हाइजीनिक और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन से होने चाहिए जो आप कहती हैं कि ये मेरे स्टूडियो में भी हैं और ये होने चाहिए हर जगह? सैनिटाइज़र, सबसे पहले तो हैंड सैनिटाइज़र लाजमी होना चाहिए, जो कि हम अक्सर सैलून्स में जाते हैं तो 99% सैलून्स में नहीं होता ऑब्वियसली। अच्छा, तो सैनिटाइजर्स के अलावा, अच्छा फिर एक सैलून्स का ये भी बड़ा, मैं तो जब भी आप कोशिश करें, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप जब सैलून्स का विज़िट करें ख़वातीन तो अपने जो स्पॉन्ज है ना वो अपने खुद साथ लेके जाएं। यस, और उन्हें उनके स्पॉन्ज इस्तेमाल ना करने दें। उसकी अब इतनी को वो भी नहीं है, अब इतनी छोटी छोटी पैकेजिंग के अंदर ना वो ड्राई होते हैं, मतलब 10-12 होंगे उसके अंदर। अच्छा, वो आप कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं? वो आप एक दफ़ा परचेज़ कर लें, आप उसको बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, 10-12 दफ़ा तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है, बजाय इसके कि आप स्टूडियो जाएं जब वो सब क्लाइंट्स पे यूज़ करें, किसी के स्किन पे एक्नी होती है और जिनके स्किन पे सैलून वालों की सर्विसेज पे भी हैरान हूँ कि आप देखें कितनी शर्मनाक हरकत है ये कि आप इतने बड़े बड़े सैलून्स बना के बैठे हुए हैं, आप कस्टमर से 6-6, 10-10, 7-7 हज़ार भी चार्ज कर रहे हैं एक फेशियल का, और आप एक 10 रुपये का 20 रुपये का स्पॉन्ज नहीं उस पर इस्तेमाल कर सकते नया। लेकिन अब अलीसा, मैंने अब ऐसा भी देखा है कि काफ़ी सैलून्स इस चीज़ के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम है तादाद उनकी। अच्छा, मुझे बताएं टूल्स और ब्रशेस को आप क्या कहती हैं, कितनी बार सैनिटाइज करना ज़रूरी है, उसको साफ़ करना ज़रूरी है? क्लाइंट, हर क्लाइंट। हमारे यहाँ तो आप देखें जाके ब्रशेस साल जो है वो, अब देखिए जो हमारे टूल्स है ना, हमने उनसे कट करना है, हमने उनसे ये जो नेल्स के ऊपर डेड लेयर होती है उसको हम मैट करते हैं, साफ़ करते हैं, डीपली क्लीनिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कॉम्ब मैनिक्योर। ठीक है, उसके अंदर ये सारे डेड जो सेल्स होते हैं, लाइक टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। तो वो जो चीज़ होती है ना, नेल्स, पूरी बॉडी के जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो नेल्स के ज़रिए जो हैं आउट हो रहे होते हैं।
ठीक है। तो उन चीज़ों को क्लीन जब हम करें तो डेफिनेटली हमें हर क्लाइंट से पहले जो है वो टूल्स को सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है जी, अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर जो नेल्स भी देखे हैं वो भी इन्होंने बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है जो आपने खुद लगाए हुए हैं, लाइक की हुई है, अपने नेल्स भी लाइक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और हमें बड़ी खुशी होती है जब भी हम यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलते भी हैं और उन्हें प्रमोट भी करते हैं। अच्छा जी, इनको बुलाने का मकसद ये था कि आप लोग देख के जो है वो इनसे मोटिवेशन हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कल मुलाकात होगी आपसे बशर्ते ज़िंदगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।